हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर में। 4 टॉपिक एक वीडियो के अंदर। मैंने पिछले वीक भी कहा था कि मैं एक और वीडियो लेकर आऊंगा और भी वीडियो लेकर आऊंगा, तो अब इस वीक की ये वीडियो आ गई है आपके लिए। 4 मैंने बेहतरीन वीडियो जो यूट्यूब पर मेरी हैं 4 टॉपिक की, जिसके सवाल आते ही आते हैं पेपर में, मैंने वो कंपाइल करके आपको दी है। मन लगाकर पूरी वीडियो देखना, बहुत मजा आएगा। कौन कौन से 4 टॉपिक हैं? एवरेज स्पीड, एलसीएम एचसीएफ, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस। पूरा रिवीजन हो जाएगा। इन टॉपिकों के सवाल पक्के आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं, अपकमिंग रेलवे एग्जाम्स में। मेहनत करो यार, हमारी टीम मैं दिन रात इसी चीज में लगे रहते हैं कि यार क्या इस बच्चे को कर जाए, इन बच्चे के लिए कितनी मेहनत करें, और रेगुलर कर भी रहे हैं, आप देख भी रहे होंगे। मेहनत तो छिपी नहीं सकती है। चलिए अब भाइयों, जो 26 की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे अभी एएलपी का आपको पता है वैकेंसी का वो आ गया है, अब वैकेंसी भी अच्छी आई है, आने वाली और भी वैकेंसीज आने वाली हैं, टेक्नीशियन, सेक्शन कंट्रोलर, एनटीपीसी। तैयारी करोगे तब जाके सिलेक्शन होगा। जो अब इस बार कमी रह जा रही है उसको कंप्लीट करो हमारे साथ, हमारी एप्लीकेशन से जुड़कर। जिन बच्चों ने पहले नहीं ज्वाइन किया है वो जुड़कर तैयारी शुरू करो। अभी शिवरात्रि का ऑफर हमारा चल रहा है, हमने चला रखा है, 23 तक ये ऑफर है। बेस्ट प्राइस हम बच्चों को दे रहे हैं, जिसमें अब कोई ऑब्वियस सी बात है भाई, हमारे पास जो बैचेस हैं, हमने इतना कंटेंट दिया है, जो आज से लोगे तो आज से 1 साल की वैलिडिटी आपको मिलेगी। सभी बैचेस पर आप जुड़ सकते हैं। फाउंडेशन मैथ का अगर ले रहे हो तो 449 का आपको मिल रहा है मात्र, और कंबाइंड बैच ले रहे हो तो 999 का मिल रहा है मात्र। टारगेट बैच ले रहे हो तो 299 का मिलेगा मैथ का। और टारगेट बैच बहुत जरूरी बैच है, लाइव चल रहा है, ये 2 क्लास होती हैं दिन में, बहुत अच्छा बना है रिवीजन के लिए। पॉकेट कोर्स है, साल भर कोई भी एग्जाम हो रहा है रिवीजन करके चले जाओ, हर चीज अपडेटेड है इसके अंदर, आप ले सकते हो इस बैच को, है ना। और इसका कॉम्बो लेना आप ज्यादा बेटर है, जिसमें मैथ, रीजनिंग सब कुछ अपडेटेड आपको मिलेगा, और जीके का बैच फ्री है इसके साथ में। तो बस बढ़िया पढ़ाई करो, और अपने एप्लीकेशन पर फ्री क्लास भी होती है करंट अफेयर की। अगर मान लो कोई बैच नहीं ले रहे हो तो एप्लीकेशन पे रात को 9 बजे टॉपिक वाइज करंट अफेयर हम पढ़वा रहे हैं आपसे, ठीक है। तो अब हम चलो शुरू करते हैं, एक एक टॉपिक को कवर करते हैं। मन लगाकर पढ़ना, ठीक है, और कैसा लगे मुझे जरूर बताना आप, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। कोई कार अगर 45 की रफ्तार से चल रही है और उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए 36 की रफ्तार से वापस आ जाती है, तो एवरेज स्पीड। जब दूरी बराबर हो तो एवरेज स्पीड का ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, आपको कोई रोकने वाला है ही नहीं, केवल 2 हो जब। हाँ, ये वाला फॉर्मूला लगाओ। ये कब लगेगा दोस्तों? ये तब लगेगा जब दूरी बराबर हो। तो दूरी बराबर है, जा रहा है और आ रहा है, तो 2 गुणा 45 गुणा 36, और 45 और 36 51 और 30 81, 9 पड़म 45, 9 नाम 81, 9 चौके 36, तो जवाब आया सर 40। तो आपकी जो स्पीड आ रही है, औसत चाल आ रही है, वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा आ रही है। आपकी जो स्पीड आ रही है, औसत चाल आ रही है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा आ रही है। किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं होनी चाहिए। मैं अब आपको यहां छोड़ने वाला नहीं हूं, अब इस चीज को मैं रिपीट कराने वाला हूं कि ये कब लगता है। ये तब लगता है जब दूरी बराबर हो और कोई जा रहा है और आ रहा है, केवल 2 स्पीड होती है, तब लगता है ये बेसिक फॉर्मूला है क्या? ये बेसिक फॉर्मूला नहीं है एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड का बेसिक फॉर्मूला क्या है? एवरेज स्पीड का बेसिक फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है। इसे भी दिमाग में रखिए। एवरेज स्पीड का अगर 3-4 आ जाए तो एक मेथड काम आता है, एलसीएम मेथड, इसे भी दिमाग में रखिए। वो कब लगेंगे उन पे बात होगी, लेकिन अगर ऐसा आ जाए जहां 2 स्पीड हो, डिस्टेंस सेम हो, तो ये होगा। अगला प्रश्न, 90 किलोमीटर की दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटता है, तो औसत चाल बताइए। मैं आपको फिर कहता हूं कि दूरी 90 किलोमीटर की दे रखी है, लेकिन आपको कोई लेना देना ही नहीं है। 30 से जा रहे हो और 60 से वापस आ रहे हो, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? 2xy x प्लस वाई। खेल खत्म कर दे मेरे भाई, 40 आपका आंसर आ गया। 40 किलोमीटर पर आवर। देखो भाई, गोली गेट बनना पड़ेगा, गोली गेट बनोगे तभी कुछ कर पाओगे, वरना कोई बात ही नहीं है फिर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देता हूं, क्वेश्चन को पढ़ो मेरे साथ और करके दिखाओ। एक ट्रक 60 की चाल से P से Q तक जाता है और उसी मार्ग से वापस आता है 100 की चाल से, तो एवरेज स्पीड। फिर से 2 स्पीड दे रखी है, दूरी बराबर है 2x y x प्लस का y। खेल समझ में आया क्या? आया क्या? 4 दूनी 8, 4 से काट दिया हमने इसको 15 बार, और 2 पंजे 10, 15 5 75, आंसर आ चुका है 75। आपकी औसत चाल हो जाएगी।
क्लियर दोस्तों? अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, करके दिखाइएगा क्या आएगा एवरेज स्पीड। क्वेश्चन को पढ़ो, क्या वही टाइप है? मैं सोचता हूं, देखता हूं कि दो तरफा यात्रा के दौरान गौरव औसत चाल 15 है और जाते समय प्रति घंटे 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है जाते समय, और दो तरफा यात्रा के दौरान औसत चाल दे रखी है। अच्छा, तो ये क्वेश्चन अच्छा है। कैसे अच्छा है? मैंने बोला ना अच्छा, इसका मतलब यहां पर एवरेज स्पीड आपको दे दिया है, आपको एक तरफ की चाल दे दी, दूसरी तरफ की निकालनी है। फॉर्मूला यही लगेगा क्योंकि दूरी बराबर है, दो चाल दे रखी है बस। तो औसत चाल 15 है दोनों तरफ की, उसमें एक जाते समय की 20 है, आते समय की निकालनी है, और ये क्वेश्चन भी बढ़िया बन जाता है। तो मैंने ये क्वेश्चन भी आपको करवा दिया, बढ़िया रहा। तो हमने देखा सर 5 चौके 20, 5 तिया 15, 20 तिया 60 प्लस का 3y बराबर 8y, 5y बराबर 60, y बराबर हो गया 12। तो आते समय की जो चाल हो जाएगी वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, 12 किलोमीटर पर आवर। अगर आप 15 दे रहे हैं तो आप आश्चर्यचकित कर रहे हैं मुझे। 15 ऑप्शन से वाह यार, तुम 15 दे रहे हो यार। अगला करो, एक आदमी 50 की चाल से ए से बी तक जाता है और 40% अधिक चाल से वापस आता है, तो औसत चाल बता दो। तो 50 की चाल से जाता है, 40% अधिक करोगे तो आएगा किससे? 14 पंजे 70 से आएगा भाई। 40% ज्यादा का मतलब होता है 140, तो 14 पंजे 70, 2xy अपॉन x प्लस का y, तो ये एवरेज स्पीड है। तो 0 से काटा 0, 2 से काटा मैंने 6 बार, 2 से काटा मैंने 3 बार, 2 से काटा मैंने इसको 25 बार, 25 सत्ते 175 बटे 3, 3 पंजे 15, बचे 2, 3 अट्ठे 24, 58.33, 58.33 आपका जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न करिए। 100 मिनट तक 20 मीटर पर मिनट, 50 मिनट तक 50 मीटर पर मिनट, और औसत चाल बताओ सोच समझ के। अब क्या ये जो अभी तक करते आ रहे हो वैसा है क्या? सोचिए, समझिए, जवाब दीजिए। बेसिक फॉर्मूले को भी लगा लीजिए। हाँ, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है औसत चाल का? कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कैसे निकालोगे सर जी? स्पीड इनटू टाइम। तो ये हो गया सर 2000 मीटर, स्पीड इनटू टाइम 3500 मीटर, और समय 100 मिनट और 50 मिनट 150। तो जवाब आया सर 5500 बटे 150। 0 से काटा 0, 5 तिया 15 और 110 बटे 3 मीटर पर मिनट। 110 बटे 3 मीटर पर मिनट, 110 बटे 3 मीटर पर मिनट, 110 बटे 3 मीटर पर मिनट। आपको समझ में आया? कुल दूरी ले ली भैया, आपको पता है ना डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। बस डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस निकालोगे खेल कर जाओगे, और नीचे आपका टोटल टाइम आ जाएगा 100 और 50 150। क्लियर है? क्लियर है? हाँ या ना? हाँ या ना में जवाब दे दो। अगला प्रश्न करके दिखाओ। सर, एक कार पहले 80 किलोमीटर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और अगले 30 किलोमीटर 30 की गति से, औसत चाल बताओ। अब डिस्टेंस भी अलग अलग है तो आप लगा ही नहीं सकते वो वाला फॉर्मूला। तो क्या करेंगे? कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी आ जाएगी? 110। कुल समय कितना आ जाएगा? 20 चौके 80 और 30 एकम 30। तो जवाब आ गया सर 110 बटे 5, 22 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे समझ में आई बात? अरे कर पा रहे हो? चीज आनी चाहिए। अगर आप CBT 2 दे रहे हो तो, CBT 1 दे रहे होते तो मैं बात ही नहीं करता, क्योंकि भाई चलो बेसिक नहीं होता, अब तो अच्छा होगा भाई। कुल दूरी कितनी हो गई? 80 और 30 110। कुल समय दूरी का चाल में भाग 4, 30 का 30 में भाग 1, तो 100 बटे 5 22। क्लियर है भाई? औसत चाल निकल के आई। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, करके दिखाइए। 800 किलोमीटर की एक यात्रा के लिए एक ट्रक जो है वो पहले 300 किलोमीटर की दूरी को 50 की रफ्तार से
और शेष दूरी को किस चाल से तय करना चाहिए ताकि औसत चाल उसकी 60 हो जाए। बढ़िया क्वेश्चन है। औसत चाल 60 हो जाए, कर लेते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है। अब आएगा मजा। अब क्या करें बताओ। अब मैं आपको 2-3 मेथड सिखाता हूं, बेसिक सीखिए आप इसका। एक है 300, एक दूरी बची 500, कुल दूरी कितनी है भाई 800, और कुल समय कितना लगेगा। 300 को मैंने दे दिया 50 से भाग, तो सर 6 घंटे, और आप 500 को दे दीजिए x से भाग, क्योंकि वो स्पीड आपको पता ही नहीं है, यहाँ टाइम आता। और एवरेज स्पीड कितनी है भाई 60। आप में से किसी भी बच्चे को अगर कोई समस्या है औसत चाल के इस फॉर्मूले में, जहाँ कुल दूरी बटे कुल समय ले लिया और यहाँ x हमें निकालना है, बची हुई दूरी 500 ही होगी, x निकालना है। बोले गुरुजी कुछ अच्छा कर रहे हो आप। बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं भाई। 0 से 0 काट दिया। 80 बराबर 6 से गुणा करूंगा 36, और 6 पंजे 3000 बटे के x। ये हो गया सर जी 4 40 44 44 बटे 3000 बटे x। x बराबर 3000 बटे 44। 4 से काटेंगे 750 बटे 11, और आंसर हमारा यही आ रहा। मैं कहता हूं कि अगर आपके पास नॉलेज है ना, तो आप दुनिया की किसी भी ताकत को बीट कर सकते हो। बस आपके पास एक समझ होनी चाहिए कुल दूरी बटे कुल समय की। कोई तकल्लुफ, हाँ वो मैं यूज करना चाहता हूं। ठीक है, ओके करो। देखो दोस्तों, एक तरीका और दिमाग में लग सकता है जो कि आपको बताया जाएगा कि दूरी का अनुपात कितना है। अगर एलसीएम मेथड में बात हो जाती है तो अभी तो 2 सेक्शन है, तो उन दोनों सेक्शन में एक में अगर 300 है तो दूसरे में 500 हो जाएगा क्या। तो इनकी जो डिस्टेंस का अनुपात है वो ये हो जाएगा क्या। हाँ यही हो जाएगा। एक की दूरी कितनी है, पहले वाले की दूरी कितनी है 50, स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमें दूसरे वाले की तो निकालनी है। बोलो यस। दोनों का एलसीएम कितना है 50 गुणा x। टाइम कितना है x, और x का भाग देंगे तो ये हो जाएगा सर 50। किसी को कोई समस्या। कुल दूरी कितनी आ रही है 5 और 3 8 यूनिट। कुल समय कितना आ रहा है, इस पर्टिकुलर डिस्टेंस का इसमें गुणा करना जरूरी होता है। जैसे ऊपर वाले को 3 से करना पड़ेगा, नीचे वाले को 5 से, तो 250 प्लस 3x, और बराबर किसके कर दो 60 के, एवरेज स्पीड। अब बस वही सॉल्व करना है। और देख लो 40x बराबर 25 की 150 यानी कि 1500 प्लस 6 या 18x, तो 22x बराबर आपका 1500, x बराबर 750 बटे 11। तो गुरुजी उतना ही टाइम लग रहा है, उल्टा ज़्यादा ही लग रहा होगा, लेकिन ठीक है पता होना चाहिए। चलो क्लियर है भाई, ठीक लग रहा है क्वेश्चन, समझ में आया। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा टाइप है, तो प्लीज़ इसे नोट ज़रूर कर लें आप लोग। ठीक है चलिए ओके। अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा कि अक्षता 50 किलोमीटर की चाल से 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है ओके क्लियर है। फिर 30 किलोमीटर की चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ओके ठीक है। और उसके बाद 60 किलोमीटर की चाल से 420 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है। पूरी यात्रा की औसत चाल k है। ठीक है, निकाल लूंगा। कैसे निकालूंगा, कुल दूरी बटे कुल समय से, और उस k के चाल से 216 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय कितना लगेगा। क्वेश्चन ऐसा है भाई। ओके फाइन। तो कुल दूरी कितनी आ रही है 300, 360 और 420। एक 1080 कुल दूरी बटे समय। समय कैसे निकालोगे,
50 का भाग दे दोगे 300 में 6 बार जा रहा है, 30 का भाग दे दोगे 12 बार जा रहा है, और 60 का भाग दे दोगे 7 बार जा रहा है। तो ये आपके सामने आ गया 1080, 18 और 7 25। ओके गुड। ये स्पीड आ गई भाई, और इसी की वैल्यू तो के है। तो बस 216 में 1080 बटे 25 का भाग कर दो, ये कट गया 2 बार, आंसर आ गया सर जी 5 घंटे। अगर आपका भी 5 घंटे आ रहा हो तो आप मुंबई आ सकते हैं सब। अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा बताते जाना, और मज़ा आ रहा हो तो करते जाना। किसी को कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने दूंगा। ये शायरी पे शायरियाँ बन रही हैं यार। अगला प्रश्न आपके सामने देखो, ये रहा कि बोला जाए सर कि एक बस है जिसकी अलग अलग स्पीड दे रखी है, ओके, लेकिन 12 किलोमीटर की 4 बराबर दूरियों को तय करता है, तो एवरेज स्पीड, यानी कि अगर डिस्टेंस बराबर है, तो अगर डिस्टेंस बराबर है तो क्या मैं कह सकता हूं D1, D2, D3 और D4, हमेशा एलसीएम मेथड से करो। सर सारी दूरियां बराबर हैं, ठीक है बॉस, मान गए। अच्छा तो क्या करते हैं हम, सारी जो स्पीड दे रखी होती है ना उनका एलसीएम ले लो। तरीका सिखा रहा हूं, सामने देख लेना। तो यहां एलसीएम ले लिया 120, ये एक तरफ की दूरी है, हमें 4 दूरी लेनी है तो बाद में करूंगा, पहले मैं टाइम निकाल लेता हूं। 6, 3 घंटे, 2 घंटे और 1 घंटे। तो कहानी ये कहती है कि कुल दूरी कितनी है, 4 से गुणा। क्यों? क्योंकि 4 इक्वल पार्ट हैं, सबका 1-1 से गुणा होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो डायरेक्टली जोड़ सकते हो। 9 और 1 10 और 2 12, तो कुल दूरी बटे कुल समय, ये टोटल टाइम है। आंसर आ गया 40 किलोमीटर पर आवर। ये एनटीपीसी सीबीटी 2 में आया हुआ सवाल है, तो आप आराम से बना सकते हो, डायरेक्ट उठ सकता है। तो अगर थोड़ा दिमाग चल रहा है तो पेपर में कर लेना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, मेरे सामने अभी करके दिखाइए, और मैं ज्यादा दूर की बात नहीं करूंगा। ये एएलपी अभी 2024 में भी आया हुआ सवाल है, तो मैं तो हर वो चीज करा रहा हूं, बैचेस में भी करा रहा हूं कि 2024 के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे कराने शुरू कर दिया मैंने। नहीं जाएगा भाई बाहर, करके दिखाओ जैसे मैंने अभी सिखाया। तो अभी बताया ना सर, 3 किलोमीटर की 4 दूरियां हैं, तो सेम वही वाली बात है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। आप डायरेक्ट बताऊं कैसे करना है सर, एलसीएम ले लो 60, ये आ गया टाइम 6, ये आ गया 3, ये आ गया अपना 2 और ये आ गया अपना 1। तो आपको पता है 4 बराबर दूरी है, कुल दूरी बटे कुल समय कितना हो जाएगा, 6 और 3 9 और 1 10 और 2 12, तो जवाब आ जाएगा कितना, 20 किलोमीटर पर आवर। खेल खिलाड़ियों का अगर बना दोगे तो काम बढ़िया हो जाना है। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना दिया। अब दूरी बराबर नहीं है, अब बोला गया है कि 2/5 भाग इससे और बाकी भाग उससे, तो 2 भाग 5 में से 2, तो 5 में से 2 D1, और बचा हुआ बताओ जल्दी से बताओ, 3 ही तो बचेगा। सही है सर, बस खेल हो गया, तुमने समझ गए तो बस। तो ये हो गया 50 और 60, एलसीएम ले लो 300, 50 का भाग दोगे 6 बार, 60 का भाग दोगे 5 बार, कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 300 को 5 से गुणा कर दो, और कुल समय कितना हो जाएगा, इसकी डिस्टेंस के रेशो का इसमें गुणा कर दो, तो 12 और 15 27। यार ये तो गुरुजी सुपर फास्ट मेथड है, तो बस यार तुम बस रहो साथ में, मजा कर देंगे देखना। तो आपका जो जवाब आ रहा है 55 5/9, 55 5/9। सर सेम डिस्टेंस में डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है, हाँ, लेकिन उस यूनिट्स को दिमाग में रखोगे तो कभी गलती नहीं होगी ना सोनू, क्योंकि अभी यहां पर डिस्टेंस अलग अलग है, तो एक मेथड पकड़ के चलो कि भाई टोटल जोड़ के गुणा करना है, और उनकी डिस्टेंस का भी पर्टिकुलर में गुणा करना है, जैसे 2 का इसमें करना है, 3 का इसमें करना है। अब जैसे सेम होता है तो सेम में देखो मैंने यहां 1-1 का गुणा करना उचित समझा नहीं, चलो हमें पता है, लेकिन हम इसको रट नहीं सकते ना, क्योंकि कल को अगर डिस्टेंस अलग अलग होगी तो आपको अलग अलग का गुणा करना पड़ता है, तो इसलिए मेथड में घुसा दो उस चीज को जिससे गलती ना हो कभी, ठीक है। हाँ अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखो अगला, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की चाल से किसी निश्चित दूरी को 8 घंटे में और 4 किलोमीटर की चाल से कुछ और दूरी को 10 घंटे में, औसत चाल बताओ। तो कुल दूरी 45, कुल समय 8 और 10 18, तो 88/18, 44/9,
जीत गए आप बी ऑप्शन के साथ। सर आरपीएफ में यही सवाल आया था, अब बताओ। यही आएगा भाई, मैं तो बोल ही दिया आपको पहले ही, आप टेंशन ही मत लो। अगर आप मेरे यहां पढ़ रहे हो तो आपको फिर टेंशन नहीं लेनी है, और अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो फिर टेंशन कहीं से भी ले लो, समाधान यही मिल जाएगा। आइए अगला प्रश्न ये रहा, करके दिखाइए एक बार। एक आदमी 12 किलोमीटर की चाल से 10 किलोमीटर तक अपनी साइकिल चलाता है। आगे 10 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से 12 किलोमीटर की यात्रा करता है। तो पूरी यात्रा के लिए उसकी अनुमानित औसत गति क्या है सर? एक आदमी 12 किलोमीटर की औसत चाल से 10 किलोमीटर तक अपनी साइकिल चलाता है और 10 किलोमीटर की चाल से 12 किलोमीटर तक चलाता है। तो कुल दूरी बटे कुल समय, तो कुल दूरी है 22 और कुल समय कितना आ जाएगा? 5/6 और 6/5, 22, 25 और 36, 61 और यहाँ आ गया 30, तो 660/61 और अनुमानित निकालना है तो 61 एकम 61 बचे 5, जाएगा ही नहीं, 10 पॉइंट कुछ आंसर आएगा। हाँ, अब 10 पॉइंट में भी देखो 10.4 भी है, 10.8 भी है। 10.8 आ रहा है, चेक करना पड़ेगा क्या? तो सर जी 61 एकम 61 बचे कितने? 5, 61 बचे 5, 0 तो 50 बचा हुआ है, 500, 8 बढ़ जाएगा। 500 बच रहा है ना शेषफल, तो 8 बार ही जाएगा, 4 बार तो क्यों जाएगा? PQR एक कार से यात्रा कर रहे हैं। P पहले घंटे के दौरान 40 की औसत चाल से कार चलाता है। Q अगले 2 घंटे के दौरान 50 की औसत चाल से चलाता है। R अगले 3 घंटे के दौरान 60 की औसत चाल से चलाता है। 6 घंटे में कुल औसत चाल बता दो। तो पहले घंटे की दूरी 40, अगले 2 घंटे के लिए 100 और अगले 3 घंटे के लिए 180। तो कुल दूरी तो ये आ गई सर जी 320 और कुल समय कितना है? 6 घंटे। 160/3, 53.33। एक्स ने 220 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 140 किलोमीटर की दूरियां इतने इतने की चाल से तय की। तो अब आपको औसत चाल बतानी है। क्वेश्चन 1 नंबर है भाई, कैसे करोगे? कुल दूरी तो ये हो गया 360 और 350 और 250 कितना हो जाता? 600, 600, 660, 610 कुल दूरी। कुल समय कितना है? 11 का भाग दूंगा 20, 5 का भाग दूंगा 50 और 7 का भाग दूंगा 20, तो सर 90 आ रहा है। 610/90, 61/9, तो 54 और 7, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला ALP 2024 में आया हुआ सवाल है। रमा घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने कार्यालय से पैदल चलकर जाती है। सुबह के समय वह दूरी 1 घंटे में तय करती है और शाम के समय 15 मिनट अधिक लेती है। तो दोनों ओर की यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी है? तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी? क्वेश्चन बहुत तगड़ा है। कुल दूरी कितनी हो रही है सर? 10 और कुल समय कितना हो रहा है? 1 घंटे और 1 घंटे 15 मिनट। तो ये हो गया सर 2 सही 1/4, 9/4, तो 40/9। मजा आ रहा है? आएगा, पेपर में आएगा अगर आप यहां से पढ़कर जा रहे हो तो। अगला प्रश्न करिए। 2024 में RPF SI में आया हुआ क्वेश्चन है। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 4 किलोमीटर की चाल से 7 घंटे में तय करता है। कुछ अतिरिक्त दूरी को 2 किलोमीटर की चाल से 2 घंटे में तय करता है। एक निश्चित दूरी को 4 किलोमीटर की चाल से 7 घंटे में तय करता है और कुछ एक्स्ट्रा दूरी को 2 किलोमीटर की चाल से 2 घंटे में। तो देखो 28 किलोमीटर और 4 32 और समय कितना लग रहा है? 7 और 2 9, तो 9 3 27 और 5 32। एक रेलगाड़ी 222 किलोमीटर की दूरी को 111 की चाल से चलती है, फिर 258 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 86 कुछ नहीं है, कुल दूरी ले लो। मेरे हिसाब से भाई
2 60 20 80 480 कुल समय 2 घंटे और 86 की रफ्तार से आई थिंक 3 घंटे, तो 480 बटे 5 96 किलोमीटर पर आवर 2024 में आया हुआ सवाल है आरपीएफ एसआई के अंदर। कि एक कार 5 घंटे में 275 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो 250 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? आप बता सकते हो क्या? ये बिल्कुल सवाल, ऐसे सवाल आ रहे हैं कि 275 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे में तय करती है, तो जवाब आ गया भाई 55 25 और 55 25, यानी कि जो रफ्तार आ गई है वो 55 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई है। ठीक है। अब यदि इसकी चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए तो 250 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगेगा? अगर रफ्तार को 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए, यानी कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी रफ्तार हो गई है, तो 250 किलोमीटर को तय करने में कितना समय लगने वाला है? तो आप लोग डायरेक्ट जवाब दे देंगे कि सर 5 घंटे लगने वाले हैं। कोई गल नहीं, कोई टेंशन नहीं, इस तरह का सवाल आसानी से फोड़ दूंगा सर मैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखो, ये जरूर आ जाता है कि कभी भी बोला जाए कि अपनी सामान्य चाल की 5/7 चाल से चलने पर मनीष अपने कार्यालय 20 मिनट लेट पहुंचता है। यानी कि अगर 7 अगर उसकी स्पीड है सामान्य, लेकिन चल वो 5 से रहा है, तो जैसे ही कोई अपनी स्पीड को कम करता है तो वैसे ही उसका जो समय है वो बढ़ जाता है। समय कितना बढ़ रहा है? 2 अनुपात, और वह 2 अनुपात वो किसके बराबर है? 20 मिनट लेट हो रहा है ना भाई, लेट तो हो ही रहा है, तो 1 अनुपात बराबर हो गया 10 मिनट। आपका 1 अनुपात बराबर हो गया 10 मिनट। तो सामान्य स्पीड पे जो संगत टाइम होगा वही सामान्य समय होगा, और इसी को ही हम 50 मिनट कह देंगे कि भाई यही अपना सामान्य समय है 50 मिनट। यही अपना सामान्य समय है 50 मिनट, आपका एक सामान्य समय हो गया। क्लियर है भाई? अगला क्वेश्चन देखिए, इसी तरह का सवाल है, बढ़िया सवाल है, पूछा गया है आपके पेपरों में ही, और ऐसा सवाल दोबारा भी रिपीट हो सकता है कि कार की स्पीड हर घंटे 20% कम होती है, प्रति घंटे 20% कम हो जाती है। ठीक है। कार की एक तय दूरी 4 घंटे में तय हो जाएगी, तो कार अपनी मूल गति से चलता है तो वह कितनी देर में होगी? देखो ऐसा है, माना उसकी स्पीड मैंने 5 मान ली, 5x मैंने मान ली भाई, और मान लो चलो, अगर मैं ये कहना चाहता हूं कि 5x उसकी ओरिजिनल स्पीड है, 5x उसकी ओरिजिनल स्पीड है, तो उस ओरिजिनल स्पीड से समय कितना लगेगा? यही पूछा गया है, कितना समय लगेगा। लेकिन दूरी तय हुई कैसे है कि पहले 5x थी 1 घंटे के लिए, फिर क्या कर दिया 20% कम हो गया, तो फिर 4x हो गई अगले घंटे के लिए, फिर 20% यानी कि 3.2x हो गई अगले घंटे के लिए, फिर 20% 2.56x अगले घंटे के लिए। बात आपको समझ में आ गई? तय दूरी 4 घंटे में कर रहे हैं अपन, जब 20% हर घंटे कम हो रहा है तो ये दूरी ऐसे चल रही है, ये कुल दूरी है। अब यही दूरी अगर ओरिजिनल स्पीड से तय करेगा तो कितना टाइम लगेगा, यही क्वेश्चन ने पूछा है। तो क्वेश्चन में खास बात समझ में आ गई आपको? क्या है? 5 और 4 9 और 3 12.2 और 2.56, तो 6 7 14.76 बटे 5। तो आपका जो समय आ रहा है 14.76 बटे 5 को हम लिख देंगे 10/2। 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 और 1 15, 28 और 1 29, 2.952 आंसर आ गया मेरे भाई। दोस्तों गजब का सवाल है। चलिए आइए, एक कार 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और प्रत्येक 1 किलोमीटर पर 7 मिनट के लिए रुकती है, तो 6 किलोमीटर की दूरी को तय करने में समय कितना लगेगा? देखो स्टॉपेज वाले सवाल काफी आ रहे हैं कि वह हर 1 किलोमीटर पर 7 मिनट के लिए रुक जाती है। क्या हो जाता है? हर 1 किलोमीटर पर 7 मिनट के लिए रुक जाती है। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप जानते हैं कि 12 किलोमीटर 1 घंटे लग रहे हैं, 6 किलोमीटर के लिए कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा, यानी कि 30 मिनट। और कहानी ये कह रहा है कि हर 1 किलोमीटर पर 7 मिनट के लिए रुकती है, हर 1 किलोमीटर पर। तो जैसे ही 6 किलोमीटर तय करूंगा तो उसमें कितनी बार? 5 बार, एक कम। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं 5 बार रुकेगी 7-7 मिनट के लिए। तो कुल मिलाकर
35 मिनट स्टॉपेज का आ गया, तो आपको कितना समय लगेगा? 65 मिनट लगेंगे। कितना? 65 मिनट लगने वाले हैं। कितना लगने वाला है? 65 मिनट लगने वाले हैं। अच्छा, हाँ, और ये क्वेश्चन पेपर में आ रहा है इस टाइप का, तो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सपेक्टेड में भी करवा रखा है। ओके, तो आप आसानी से कर भी सकते हो इस सवाल को। और मैंने ये भी समझाया कि क्यों 5 बार रुकेगा। देखो, जब कोई चलता है तो चलता है तो रुका ही रहता है बेचारा, तो उसका टाइम काउंट नहीं होगा। 1 किलोमीटर चला, यहां पर रुक गया, फिर अगला 1 किलोमीटर चला, यहां पर रुक गया, फिर अगला 1 किलोमीटर चला, यहां पर रुक गया, फिर अगला 1 किलोमीटर चला, यहां पर रुक गया, फिर अगला 1 किलोमीटर चला, 1 2 3 4 5, यहां पर रुक गया, और ये 6वां किलोमीटर। अब जब यहां लास्ट पहुंच जाएगा डेस्टिनेशन पर, ये उसका है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन पता है क्या होता है? उसका एंड पॉइंट, यहां पर उसको पहुंचना है। हमेशा जिंदगी में याद रखना कि हमेशा सफर में रुकना पूछा जाता है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। सफर में आप 5 बार रुके हो 7 मिनट के लिए। शुरुआत वाले और एंड वाले का लेते नहीं है भाई टाइम, ये ध्यान रखना, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है टाइम स्पीड डिस्टेंस का। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है? चलिए, समझ में आ गई बात? ओके दोस्त, अगला सवाल देखिएगा। 2 कारें हैं, पी से क्यू की ओर और क्यू से पी की ओर एक ही समय से चलना शुरू करती हैं। दो कार हैं, दो कार हैं भाई। एक कार आपकी ये रही, ये पी है, ये क्यू है। रास्ते में एक दूसरे पर मिलते हैं, मिलने के बाद 16 घंटे लग रहे हैं और 25 घंटे लग रहे हैं। अगर मैं कहूं स्पीड ऑफ कार पी, स्पीड ऑफ कार क्यू, जो बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा T/Q/T1। इसका मतलब आपका जो दूसरा वाला टाइम है 25 का 5 और 16 का 4, तो दोनों की स्पीड का रेशो आ गया। अब पहली कार की चाल अगर 20 है, मतलब जो भी पहले पी से चल रहा है जो, तो दूसरे वाले की कितनी हो जाएगी? 16 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा सवाल है। हाँ, चलिए। शिव काशु कह रहा है सर ये मैथ कैसे होगी, इरिटेट करती है मैथ्स। बेटा इरिटेट होने दो चीज़ में, बट आप ये समझो रिजल्ट भी यहीं से आएगा। हर एग्जाम का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैथ्स, आप जानते हैं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? हाँ, ठीक है, चलो देखिए सवाल देखिएगा। एक ट्रक 60 किलोमीटर की चाल से शहर पी से क्यू तक यात्रा करता है और उसी मार्ग में 100 किलोमीटर की चाल से शहर पी तक वापस आता है, तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी? जब दूरी समान होती है तो 2xy और x+y लगा देते हैं। 0 से 0 काट दिया, 4 से 4 बार काट दिया, 4 से 15 बार काट दिया, 4 से 5 बार कट गया, तो 15 5 75 आपकी औसत चाल हो जाएगी। औसत चाल का फॉर्मूला होता है 2xy/x+y, 2xy/x+y। ठीक है, आप एवरेज स्पीड आसानी से निकाल सकते हैं जब एक स्पीड दे रखी हो और आने वाली स्पीड दे रखी हो, डिस्टेंस कांस्टेंट हो। अगला सवाल देखेंगे। रवि अपने गांव से कॉलेज 5 किलोमीटर की चाल से जाता है और 4 किलोमीटर की चाल से वापस भी आ जाता है और कुल मिलाकर 9 घंटे लगते हैं। जब कभी भी टोटल टाइम आपको गिवन हो तो निंजा टेक्निक लग जाती है दूरी निकालने के लिए। निंजा टेक्निक कितनी प्यारी है कि जो दोनों स्पीड्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन ले लो, अगर टोटल टाइम दिया हो तो दोनों स्पीड का सम ले लो, और टोटल टाइम कितना है? 9। केक कट गई तो आंसर आ गया 20। और 20 क्या है दोस्तों? ये वन साइडेड दूरी है। क्या है? एक तरफा दूरी, वन साइडेड डिस्टेंस। जब आप गांव से कॉलेज जाते हो तो एक तरफा जो दूरी होती है वो ये है, यही डी है वो। ठीक है? हाँ। एक कार 80 किलोमीटर की दूरी को 20 की चाल से और अगली 40 किलोमीटर की दूरी को 30 की चाल से, तो औसत चाल कैसे निकालेंगे? औसत चाल होता है कुल दूरी 80 प्लस का 40 और कुल समय 80/20 और 40/30। कुल दूरी कैसे निकालेंगे भाई? 120। कुल समय कितना हो गया? 4 + 4/3, 120 × 3/16,
8 दूनी 16, 15 अट्ठे 120, 22.5 आंसर आ रहा है। जिसका भी अगर आ रहा होगा तो बिल्कुल ठीक है। कुल दूरी बटे कुल समय, सिंपल सा यही फॉर्मूला लगाना है, ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, सिंपल है। अगला करके दिखाओ चलो। एक व्यक्ति एक व्यू पॉइंट तक पैदल जाता है और अपनी कार से स्थिर चाल बनाए रखते हुए शुरुआती बिंदु पर वापस लौटता है। आप पॉइंट समझ रहे हो कि मतलब यहां पर एक घर है उसका, मान लो एक ये व्यू पॉइंट है। क्या गया, पैदल तो चलकर गया और कार से लौट रहा है, मतलब यहां पर कार चुरा ली उसने, ठीक है। तो ऐसा करने में उसको टोटल टाइम लग रहा है 8 घंटे 15 मिनट, ये सब करने में उसको, है ना, आने जाने में जो भी है। अब दोनों तरफ अगर वो कार से जा रहा होता, मतलब घर से ही अपनी कार लेकर जा रहा होता, कार से ही जा रहा होता और कार से ही वापस आ रहा होता, तो क्वेश्चन ने ये कहा है कि उसको 5 घंटे कम लगते, यानी कि आप मुझे बताओ क्या 3 घंटे 15 मिनट लगते उसे, हाँ या ना। यहां तक किसी को कोई समस्या तो नहीं है, किसी भी स्टूडेंट को? तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वो दोनों 2 बार पैदल जाए और 2 बार कार से वापस आए, तो यही टाइम कितना हो जाएगा, 16 साढ़े 16 घंटे, 16 घंटे 30 मिनट। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, दोनों तरफ कार का टाइम ये रहा, दोनों तरफ पैदल का टाइम निकालना है, तो घटा दो, 16 साढ़े 16 में से 3 15 घटा दो, तो 13 15 हो गया भाई। डी विकल्प का आप चयन कर लीजिएगा। 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में प्रणय को अमन से 6 घंटे ज्यादा लगते हैं। यदि प्रणय अपनी चाल को दुगना कर लेता है तो उसे अमन से 9 घंटे कम लगते हैं। बात समझे आप कि 60 किलोमीटर की दूरी है, प्रणय अपनी चाल को डबल कर रहा है, तो प्रणय की पहले चाल 1 थी और अब 2 हो गई। ये प्रणय है, प्रणय, प्रणय की स्पीड, प्रणय का टाइम, तो टाइम का रेशो हो जाएगा सर 2:1। अब टाइम डिफरेंस कहां से पैदा हो गया, बताना मुझे जरा। 60 किलोमीटर की दूरी, 6 घंटे ज्यादा लग रहे थे प्रणय को अमन से, और प्रणय अपनी चाल को डबल करा तो अमन से 9 घंटे कम लग रहे, तो यहां पर जो टाइम डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 15 घंटे का। समझ में आ गया ना क्यों? क्योंकि पहले तो 6 घंटे ज्यादा ले रहा था प्रणय को अमन से, ज्यादा लग रहा था, और जैसी दुगनी करी अब 9 घंटे अमन से कम लग रहे हैं, 15 घंटे का गैप आ गया। यानी कि यहां पर हम ये कह सकते हैं कि ये 30 घंटे हो गया, प्रणय अपनी ओरिजिनल चाल से चल रहा है। तो प्रणय अपनी ओरिजिनल चाल से 30 घंटे ले रहा है, ओरिजिनल चाल से। तो प्रणय की ओरिजिनल चाल कितनी है, तो 60 किलोमीटर की दूरी को 30 घंटे में तय कर रहा है, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये प्रणय की ओरिजिनल चाल है, प्रणय की ओरिजिनल चाल है। बढ़िया सवाल है भाई। किसी को कोई समस्या, किसी को कोई टेंशन तो नहीं है? ऐसे सवाल बना लोगे ना, फोड़ लोगे ना? हाँ या ना में जवाब दे दो भाइयों, पर लो जल्दी से, फटाफट से जल्दी से करो, और टेंशन 1% की भी बना लो। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से करिए। एक चोर को एक पुलिसकर्मी 200 मीटर की दूरी से देख लेता है। पुलिस वाला चोर को देख लिया, ये पुलिस वाला है, ये चोर है, 200 मीटर। अब जैसे ही पुलिसकर्मी पीछा करना शुरू करता है, चोर भी भागने लग जाता है। अब चोर भाग रहा है 9 की चाल से और पुलिसकर्मी भागेगा 10 की चाल से, पकड़े तो जाएंगे। तो चोर पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी भागेगा? बड़ा सिंपल तरीका बताऊं, चोर कितनी दूरी भागेगा, तो 200 मीटर। दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी है? 1। सापेक्ष चाल, जब पुलिस चोर का पीछा भाग करेगा तो समान डायरेक्शन में भागेंगे 1। और ये आ गया टाइम, और आपको निकालना है कि चोर कितना भागेगा, तो चोर की स्पीड का गुणा कर दो, तो दूरी आ जाएगी 1800 मीटर। और 1800 मीटर को कहते हैं 1.8 किलोमीटर। 1800 मीटर को कहते हैं 1.8 किलोमीटर। रिलेटिव स्पीड और 9, कोई किलोमीटर प्रति घंटा को बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यहां किलोमीटर प्रति घंटा है, यहां पे भी किलोमीटर प्रति घंटा है, उससे कट जाएगा 1800 मीटर, मीटर 1.8 किलोमीटर होता है। अगला सवाल, एक चोर एक पुलिसकर्मी को देख लेता है, सर देख लिया, और वह 18 मीटर पर सेकंड की चाल से भागने लगता है। कौन? चोर भागने लगता है। 12 सेकंड के बाद पुलिसकर्मी भी एक निश्चित चाल से उसका पीछा करना शुरू करता है। तो आप मुझे बताओ 18 की रफ्तार से 12 सेकंड के कितनी दूरी तय कर लेगा? तो 12 अट्ठे 96, 12 एकम 12 और 216 मीटर तय कर लेगा।
अब 216 मीटर तय कर लेगा, पुलिसकर्मी चोर तक पहुंचने में इतना मीटर तय करता है। आप मुझे बताओ 216 मीटर के कितने गैप, देख लो, 4 गैप हो गए, 4 गैप हो गए, बस बढ़िया है, यहीं पर खेल खत्म हो जाता है। देखो आपने ये कहा सर 216 मीटर तो पहले ही खड़ा है वो, हाँ सही बात है। तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपको पुलिसकर्मी की चाल निकालनी है। ये मुझे बताओ, पुलिसकर्मी भागा 864, 864 मीटर ही तो भागा है, और चोर कितना भागेगा? चोर जब पुलिसकर्मी उसका पीछा करना शुरू करता है तब चोर 216 कम भागेगा, यानी कि 648। तो ये दूरी का रेशो है। तो मैं इसको काटूं तो चार, इसको काट लेते हैं अपन, 216 से काट लेते हैं 3 बार, 216 से काट दिया मैंने 4 बार। किसी को कोई दिक्कत? ये डिस्टेंस का रेशो है, टाइम सेम है तो स्पीड का रेशो भी यही होगा। हाँ, तो 3 बराबर अगर 18 है तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 24। बस पुलिसकर्मी की स्पीड हो जाएगी 24। देखो एलसीएम निकालना है, कैसे निकालेंगे? देखो एलसीएम क्या होता है कि एक ऐसी संख्या जो इन सब से डिविजिबल हो जाए, इन सब से डिविजिबल हो जाए। यार मैं यहां देखता हूं कि 140 का मल्टीपल कुछ बन रहा है क्या? बोले यार एक ही ऑप्शन बन रहा है, बाकी कुछ दिमाग ही नहीं लगाना, क्योंकि एलसीएम कहता है, हाँ एलसीएम क्या कहता है? एलसीएम कहता है कि ये जो संख्या हैं इनका भाग जाना चाहिए, वो एलसीएम है। अगला सवाल, मैसे पे कैसे निकालेंगे? मैसे पे कैसे निकालेंगे? देखो मैसे पे क्या होता है, मैसे पे ये होता है कि जो सबसे छोटी संख्या ले लो, या तो ले ली या फिर उनका अंतर ले लो। तो जो सबसे छोटी संख्या ले रहे हो उसके टुकड़े कर लो। मैंने देखा 14 इंटू 9, 7 गुणा 2 इंटू 9। तो आप लोगों को देखना होगा कि मैसे पे इनके अंदर होगा, तो छोटी संख्या के ऐसे टुकड़े करो जो उनके अंदर मिल जाएं। तो आप ये देखो 2 तो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें नहीं है, ठीक है। 7 देखना इसमें है, 7 एकम 7, बचे कितने? 6, 7 नाम 63, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, बचे कितने? 5, 7 8 56, 7, तो 7 तो आ ही रहा है। 9, 9 देख लो, देखो 7 तो आ ही रहा है, 3 तो इसमें भी है, 4 और 11 15, 20 और 11 21। तो मेरा जो आंसर आना चाहिए वो 7 और 3 21 आएगा। 21 मेरा मैसे पे होगा। ऐसी संख्या आपको देखनी है भाई, 2 तो आ ही नहीं सकता, 7 भी आ रहा है और 9 का 3 भी आ रहा है, ठीक है, क्योंकि 21 बन रहा है ना, 9 का मल्टीपल तीनों संख्याएं नहीं है, 21 बन रहा है, इसलिए आपका ये जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अगला सवाल देखिए। अगर कोई फ्रैक्शन वाले का लैसे पे पूछ ले आपसे, तो ऊपर वाली संख्याओं का लैसे पे निकालना होता है और नीचे वाली संख्याओं का मैसे पे निकालना होता है। लेकिन ध्यान दें, पहले आपको सिंप्लीफाई करना होता है। हाँ, ऐसे मत करना बिना सिंप्लीफाई करे। तो ऊपर वाली संख्याओं का अगर आप लैसे पे निकाल रहे हैं तो वो 2 आएगा, और नीचे वाली संख्याओं का अगर आप मैसे पे निकाल रहे हैं तो वो 35 आ जाएगा। तो 2/35 आपका जवाब हो गया। तो आपसे क्या पूछा है? अच्छा, नीचे वाली संख्याओं का मैसे पे है ना, तो वो आ जाएगा 1, तो आंसर आ जाएगा 2, 2 आएगा आंसर इसका। इसका आंसर 2 आना चाहिए भाई। ये जो संख्या दे रखी है 1/7, 2/5 और 1/5, तो जो इसका आंसर है, नीचे ऊपर वाली संख्याओं का लैसे पे ले लिया और नीचे वाली संख्याओं का मैसे पे ले लिया, तो इसका जो आंसर आएगा वो 2 आएगा। तो वह छोटी से छोटी संख्या 2 हो जाएगी। ये कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, आंसर 2 आएगा, 2 आएगा। बिल्कुल ध्यान रखना, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, आंसर इसका 2 आएगा। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? गलती क्या करते हो आप? गलती करते हो 3 ले लेते हो। मैंने कहा ना पहले सिंप्लीफाई करना है तब आंसर देना है। सर ऑप्शन में जब ना मिले 2 तब अलग बात है, लेकिन 2 इसका आंसर होगा, ध्यान रखना 2 ही इसका आंसर होगा। ठीक है, 3/5 नहीं है, 3/15 है बेटा। ठीक है, ये 3/15 है, 3/15 है, तो उसको 1/5 लिखूंगा। सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, बार बार नहीं बोलूंगा। इसका आंसर 2 आएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला देखिए। 40, 78 और एक अन्य संख्या x का लैसे पे दिया हुआ है आपको। 40, 78 और एक अन्य संख्या का लैसे पे दिया हुआ है आपको। ये 40 हो गया, ये 78 हो गया, और ये कोई अन्य संख्या हो गई। इसका जो लैसे पे दे रखा है वो 7800 दे रखा है आपको।
तो ध्यान से देखना कि वो x क्या हो सकता है। x क्या हो सकता है। तो भाई अगर ये एलसीएम है तो ये देखो 40 है, ये 78 है। 78 का मतलब कह सकता हूँ 39 दूनी 78, मेरे को यहीं से निकल कर आएगा 8 पंजे 40। तो x की वैल्यू, x एक अन्य संख्या x का एलसीएम, x का मान ज्ञात कीजिए सर। x का मान मैं क्या ले सकता हूं यार, 39 भी है, 8 भी आ गया, चलो यहां से 5 भी आ गया। ऐसी क्या चीज की कमी है जो मुझे x पूरी करेगी? ऐसी क्या कमी है जो x पूरा करेगा? सर x एक कमी पूरी करेगा आपकी। यहां पर जो 100 बन रहा है ना, उसमें 5 का स्क्वायर है। x वो संख्या होगी जो 5 के स्क्वायर का गुणज होगी। ऐसी कौन सी संख्या ऑप्शन में, वो आंसर दे दो बस आप। अरे यार ये जुगाड़ बहुत बढ़िया है, बहुत ही तगड़ा सवाल है। टफ लगता है जब बच्चे को कॉन्सेप्ट ना पता हो, टफ नहीं लगेगा जब कॉन्सेप्ट पता हो। 5 सेकंड में क्लियर कर दिया। दोबारा बोलूं, यहां पर 2 जीरो बन रही हैं, ना तो 2 जीरो ये दे पा रहा है ना 2 जीरो ये दे पा रहा है, तो x एक ऐसी संख्या होगी जो 2 जीरो देगी आपको। ये दिमाग का क्वेश्चन है। अगला सवाल करिएगा। दो संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम दे रखा है, एक संख्या दे रखी है, दूसरी बताओ। फॉर्मूला होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। एचसीएफ आपका 4 है, एलसीएम आपका 2600 है, और एक संख्या आपकी 104 है, दूसरी संख्या बताओ। प्यारे दोस्तों, 26 से काटा 4 बार, 4 से काटा 25, और दूसरी संख्या आ गई आपकी 100। फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए दिमाग में, सेकंडों में आंसर आ जाता है भाई। कोई दिक्कत तो नहीं है? अगला सवाल करो फिर, दिक्कत नहीं है तो यही फॉर्मूला लगाओ, अप्लाई करो। तो फॉर्मूला क्या होता है? एच सी एफ इंटू एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। 17 से काट दिया मैंने इसको 8 बार, 8 का पाड़ा बोलूंगा, 8 एकम 8 बचे 4, 8 पंजे 40, 8 दिया 24, तारीख 153, 153 आंसर आ गया। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा? अगला दो संख्याओं का देखिएगा। एचसीएफ एलसीएम दिया हुआ है, एक संख्या दे रखी है, दोनों संख्याओं का अंतर बताना है। ये अच्छा सवाल है। कभी भी इस तरह का सवाल आ जाए जहां पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या का जो फॉर्मूला है, सारी दुनिया जानती है कि ये एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। अब जब पहली संख्या को बोला जाता है, पहली संख्या को बोला जाता है एच गुणा ए और एच गुणा बी, और बराबर आ रहा है एल गुणा एच। एच से अगर आप एच काट दे रहे हो तो अनुपातों का जो गुणनफल आ रहा है वो आ रहा है एल अपॉन एच। एल की वैल्यू कितनी है? 3240, 30,240, और एच की वैल्यू कितनी है? 1080। तो जवाब देखो, यहां से जब इसको काट दोगे ना आप, ठीक है, तो अब इसको जब इसको काटोगे, 12 से काटोगे, 12 नमा 108, 12 दूनी 24, बचे 6, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, और 9 8 72, 28 आपका ए और बी यानी कि अनुपातों का गुणनफल आ गया 28। भाइयों और बहनों जरा देखिए, अब जब दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन आ गया है अनुपातों का, तो इसके अनेक पेयर हो सकते हैं, लेकिन अपन को क्या निकालना है? दोनों संख्याओं का अंतर निकालना है। तो आपके कितने कोप्राइम पेयर बनेंगे? बोले सर 1 और 28 भी संभव है, बोले सर 7 और 4 भी संभव है। मतलब ऐसे भी ले सकते हो, जैसे 4 और 7 भी ले सकते हो। तो अब यहां पर आप ये नोटिस करो कि अंतर अगर निकालना है तो अनुपातों का अंतर निकालोगे, जो कि कितना आ रहा है? 3, और वो एचसीएफ में गुणा हो जाएगा, एचसीएफ में गुणा हो जाएगा, क्योंकि अनुपातों का अंतर जो हुआ है वही आत्मा है अंतर की। तो ये आंसर आ जाएगा 3240, आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, 3240 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो अच्छा सवाल है। तो बात समझ में आ गई ना आपको कि जो ये अनुपातों का अंतर है उससे ही निकालना है। अनुपातों का अंतर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है,
और 3 अगर अंतर आ रहा है तो उस आत्मा का गुणा कर दो बस। आत्मा कौन है? HCF। अगला सवाल करो। ये बहुत फेमस सवाल है, ये बहुत फेमस सवाल है। देखो कैसे करना है। दो संख्याओं का योग दिया हुआ है आपको। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब दो संख्याओं का योग आपके सामने दे रखा है 60, तो आप लोग ये चीज जानते होंगे कि दो संख्याओं का योग आपको पता है। अब इन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग पूछा जाए आपसे, बड़ा प्यारा सवाल है। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वो भी सिखाऊंगा। तो आप जानते हैं कि ऊपर तो सम आ जाएगा, नीचे मल्टीप्लाई आएगा दोनों संख्याओं का। तो दोनों संख्याओं का जो सम है वो तो 60 है, और जो मल्टीप्लाई है वो लेसेप है इंटू मैसेप है। जवाब आ रहा है 5/72। कितना आ रहा है? 5/72। ऑप्शन नंबर ए आ गया आंसर आपका। 5/72 आ गया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ चुका है। सर पेपर में कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना होता है। जो भी आपका व्युत्क्रम वाला है तो संख्याओं का योग ऊपर लेना है, LCM इंटू HCF नीचे लेना है, 1 सेकंड के आंसर दे देना है। आदत बनने के ऊपर है। तरीका अगर आपके दिमाग में छपा हुआ है तो आपको कोई तकलीफ नहीं आने वाली है। ठीक है मेरे दोस्तों, मजा आया आपको? अच्छा लगा? बोलो हाँ या ना। ठीक है, अगला सवाल देखिए कि दो संख्याएं 3:2 के अनुपात में हैं, उनका लैसे और मैसे दिया हुआ है, तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या होगी? मैंने आपको कुछ नहीं करना है। मैंने कहा भाई आत्मा तो ये घूम रही है, 4 घूम रही है ना। हाँ, तो जवाब कितना आ रहा है? 4 तिया 12 आपकी एक बड़ी संख्या हो जाएगी, 4 दूनी 8 आपकी एक छोटी संख्या हो जाएगी। मेरे भाई क्लियर है? 4 तिया 12 बड़ी संख्या है, 4 दूनी 8 छोटी संख्या है। दो संख्याओं का लैसे पे दिया हुआ है और उनका अनुपात भी दिया हुआ है, तो योग बता दोगे क्या? हाँ, एक फॉर्मूला लिख लो। जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं उसमें हर टाइप में एक चीज घुसी हुई है। देखिए, LCM बराबर HAB। तो जब LCM अपन को पता है 84 है, तो मैं यहां से आत्मा भाई आत्मा ही तो नहीं है मेरे पास। अगर आत्मा होती तो मैं अनुपातों का योग करता और आत्मा का गुणा कर देता। आत्मा ही तो नहीं है। आत्मा निकालने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, 3 दूनी 6 अनुपातों का योग। तो H बराबर आ गया 14। अब 14 मेरी क्या आ गई है? आत्मा आ गई है। तो यहां पर अनुपातों का योग आपके सामने 5 रेशो है, और 14 से गुणा करूंगा तो 14 पंजे 70 हो जाएगा। 14 पंजे 70 हो जाएगा। दो अनुपात आपके सामने दिए हुए हैं, उनका लैसे पे भी दिया हुआ है 126। तो संख्याओं का योग बता सकते हो? मैंने अभी तरीका बताया ना, आत्मा तो निकालो महाराज। आत्मा कैसे निकालूंगा? HCF बराबर LCM अपॉन AB, यही बताया था ना। LCM कितना? 126, A इंटू बी की वैल्यू हो गई 21, तो HCF आ गया 6। तो योग कितना आ रहा है? 10 इंटू 6 60। अनुपातों का योग हो गया 10 इंटू 6 60। क्लियर? मजा आ गया? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। अब मैंने क्या कहा कि भाई 6 और 11 और आत्मा दे रखी है ये, तो लैसे पे क्या होगा? जल्दी जल्दी बताओ सर। बार बार यही फॉर्मूला तो लिखा रहे हो और उसी से काम हो जाएगा आसानी से कि HCF अगर आपका मैसे पे अगर 6 है तो 6 इंटू 11 66। तो जवाब कितना आ जाएगा? 396। ये लैसे पे आ गया। खेल खिलाड़ियों का बना दोगे? हाँ बस। अगला करो। दो अनुपात दे दिया, मैसे पे दे दिया, तो संख्याएं बता दोगे? आत्मा घूम तो रही है, तो एक संख्या हो जाएगी 17 पंजे 85 और एक संख्या हो जाएगी 17 सत्ते 119। खेल खिलाड़ियों का हो गया भाई। अच्छा लग रहा है? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। ऐसे सवाल आएंगे 5-5 सेकंड में करने हैं अपन को। देखिए, अगर देखो 3 संख्याएं दे दी जाएं, तो कभी अभी तक तो 2 संख्याओं की बात चल रही थी, तो मैंने 3 संख्याओं में देखा, मैंने यार ये 3 संख्या मैंने ले ली। अब इन 3 संख्याओं का LCM कितना आ रहा है भाई? 35x आ रहा है। और इस 35x की वैल्यू किसके बराबर है? 75 95 के बराबर है। तो जो x की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी भाई? 7 से काटा मैंने 5 बार, 7 एकम 7, 7 8 56 और 7 पंजे 35। 5 से मैंने काटा इसको 217 बार। तो मैसे पे आपका कितना निकल कर आ गया? 217 निकल कर आ गया। ऑप्शन नंबर बी आपका एक सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका 217 सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा। दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, लैसे और मैसेपे का गुणनफल भी दे दिया गया है, लैसेपे मैसेपे का व्युत्क्रम का योगफल। इस क्वेश्चन को भी चुटकियों में सिखा दूं। अब जैसे आप व्युत्क्रमों का योगफल निकालते हैं तो नीचे 135 का मल्टीप्लीकेशन बनेगा, तो जो भी ऑप्शन नीचे 135 का गुणज है वही आंसर है। यही है 45 का गुणज होता है ना 135 हो गया। तो देखो दो संख्याओं का जो अनुपात है, अब इसको बेसिक से भी करना चाहेंगे आप, बिल्कुल आपके मन में बड़ी परम इच्छा है, तो कैसे करेंगे देखिए। तो पहली संख्या मैंने 5x मान ली,
दूसरी संख्या मैंने 3x मान ली, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है 15 नम्मा 135, x बराबर आ गया 3। यहां तक कोई दिक्कत? अब ये जो x है ये क्या है? आत्मा आ गई है। आत्मा आते ही आप क्या कर सकते हो? आत्मा आते ही आप संख्या बना सकते हो। संख्या बन गई है आपकी 15 और 9। चलो खैर, एलसीएम एचसीएफ का व्युत्क्रम पूछा गया है। ऊपर एलसीएम प्लस एचसीएफ आ रहा है, नीचे एलसीएम इंटू एचसीएफ आ रहा है। तो सर आपने एलसीएम इंटू एचसीएफ निकालना है हमें, बिल्कुल निकलवाते हैं आपसे। तो अगर ये आ चुका है तो एलसीएम बराबर कितना आ रहा है? एचसीएफ तो 3 है, एलसीएम बराबर होगा एच ए बी, है ना? एच की वैल्यू 3 है, ए बी यानी कि 15 3 45। तो एलसीएम आपका 45, एचसीएफ आपका 3 और नीचे कितना है? 135। अब समझ में आ गया कि कैसे, इसका बेसिक समझ में आया। और इसका आपको शॉर्टकट मैंने बताया कि जो डिनोमिनेटर है उसका जो गुणज है वही आंसर होगा। बढ़िया सवाल है, बढ़िया सवाल है। अगला सवाल करके दिखाएं। कोई दिक्कत नहीं है, करो। ये लैंग्वेज बेस्ड सवाल है। ये कैसा सवाल है? लैंग्वेज बेस्ड सवाल है। कैसा? लैंग्वेज बेस्ड। विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का मैसेप ज्ञात करने पर भागफल 1, 4 और 6 प्राप्त होते हैं और अंतिम भाजक 29 है, तो दोनों संख्याओं का लैसेप क्या होगा? ये वन ऑफ द बेस्ट सवाल है। और मैं क्वेश्चन वो करा रहा हूं जो आ रहे हैं और वो करा रहा हूं जो आ सकते हैं। दोनों ही तरह के सवाल मैं करा रहा हूं। अब ये सवाल बहुत सारे बच्चे कर ही नहीं पाते हैं क्योंकि वाकई में उनको सही तरीके नहीं पता, वाकई में उन तरीकों की अप्रोच उनको नहीं पता कि उनको कैसे आसानी से लिखा जाए। देखो, कभी भी आप अंतिम भाजक की बात करते हो तो सबसे पहले आप लिख लो अंतिम भाजक, लास्ट डिवाइजर, ठीक है? और भागफल कितना आ रहा है? भागफल है सर 1 है, 4 है और 6 है। आप मुझे बताओ, अगर अंतिम भाजक है ये 29, ये है लास्ट डिवाइजर है, आपको संख्याएं निकालनी है 2, ठीक है? तो पहला तरीका क्या है? जब आप शुरू करेंगे तो लास्ट डिवाइजर के लिए भागफल क्या होगा? यही होगा। तो 29 गुणा 6 करेंगे तो कितना आ रहा है? बताओ सर। 29 गुणा 6 कर रहे हैं तो 174 आ रहा है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? किसी भी बच्चे को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब ये 174 आपका क्या बन जाएगा? ये आपका एक और डिवाइजर बन जाएगा। उसको किससे गुणा करेंगे? आपके कोशेंट से। तो 174 का 4 से गुणा करने पर, लेकिन यहां पर रिमाइंडर तो बच रहा है क्योंकि अब पूरी तरह से डिविजिबल थोड़ी है, रिमाइंडर बच रहा है। जो रिमाइंडर बच रहा है वो क्या है? जो लास्ट डिवाइजर होता है वो एज ए रिमाइंडर आ जाता है। क्या बात है यार, नोट कर लो फटाफट। तो आपकी एक संख्या निकल कर आ रही है, गुणा करके देखो क्या निकल कर आ रहा है। एक संख्या निकल कर आ रही है जो कि आप गुणा करेंगे तो 17 चौके 68, 16 696 प्लस का 29, जवाब आ गया 725। मेरी बात आपको समझ में आ गई क्या? यानी कि जो संख्या है वो 725 आ गई है आपके लिए। अब अभी अभी तो एक स्टेप बाकी है ना इसके साथ में। अब 725 का आपका अगला जो क्वोशंट है वो 1 है, तो 725 का अगला जो भागफल है वो 1 है, ठीक है? अब शेषफल क्या होगा? सर आपने एज ए डिवाइजर क्या यूज किया था? मैंने कहा मैंने 174 को यूज किया था यहां पर, वो डिवाइजर फिर ये वाला डिवाइजर, तो वही आपका एज ए शेषफल बन जाएगा। और आपकी अगली संख्या निकल कर आ जाएगी 9 9 899। यहां तक कोई दिक्कत? तो ये आपकी पहली संख्या निकल कर आ चुकी है और वो आपकी दूसरी संख्या निकल कर आ चुकी है। अब ये दोनों संख्याओं का लैसे पे निकालना है। तो 899 और 725 का लैसे पे बताइए, एलसीएम बताइए मेरे भाई। 899 और 725 का एलसीएम बताइए। बहुत ही तगड़ा सवाल बन गया अब आपके लिए। बुद्धि अगर हमारे पास है ना दोस्तों, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई दोनों ऑड नंबर हैं, यही आंसर होगा। ना 0 बन सकता है ना 6 बन सकता है, ना 0 बन सकता है ना 6 बन सकता है। क्लियर है? दोबारा बताऊं?
दोबारा बताता हूँ, ये मिटा नहीं रहा हूँ, आपको थोड़ा और आसानी से समझा देता हूँ। आप ऐसे भी लिख सकते हैं अगर आपको दिमाग में रखना है कि भाई आपके भागफल क्या क्या है। भागफल हैं आपके 1, 4 और 6, और अंतिम भाजक आपका ये है, डिवाइजर्स भाजक। तो अगर आपको दिमाग में रखना है कि कैसे किया जाता है, तो अंतिम भाजक को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 174 आ गया। ठीक है, आ गया सर, मानते हैं आ गया ना, क्योंकि ये तो यहां से बनेगा सीधा सीधा, 174 आ गया। अब क्या करना होता है, 174 का 4 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ रहा है, 696। और ये जो लास्ट डिवाइजर है इसको जोड़ दीजिए तो आपकी एक संख्या निकल कर आ जाती है 725। और 725 जब आ जाता है उसको फिर 1 से मल्टीप्लाई करिए, तो आपकी पहली संख्या निकाल रहा हूं, 725 को फिर 1 से मल्टीप्लाई किया और आपका जो शेषफल बनेगा वो क्या होगा, जो लास्ट डिवाइजर है आपका। आपकी एक संख्या 899 आ गई, एक संख्या आपकी 725 आ गई, इनका लैसे पे निकालना है। भाग विधि है, बहुत कम बच्चों को आ रही होती है, बट ठीक है, करोगे तो ठीक है। अगला सवाल, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9 घटाने पर उनसे डिविजिबल हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर में देखने को मिलते हैं तो आप ये देखिए कि 9 घटाने पर ऐसी कहां संख्या बन रही है जिसमें यूनिट डिजिट 0 बन जाए। क्यों? क्योंकि जैसे ही 9 घटाओगे ये 20 से और 10 से डिविजिबल होने के लिए इस संख्या को आगे आना पड़ेगा, यानी कि आपका एक झटके में, या कह सकते हैं 5 से 7 सेकंड में आंसर आपका आ जाएगा सी ऑप्शन। आप देखते ही बना सकते हो। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से वह बड़ी संख्या कौन सी है, वह बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 104 और 133 से भाग करने पर अलग अलग रिमाइंडर बचते हों। तो 104 में से 8 घटा देंगे, 133 में से 5 घटा देंगे, 108 में से 104 में से अगर 8 घटाएंगे, क्योंकि अलग अलग शेषफल बच रहे हैं और बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है, तो क्वेश्चन मैसेपे का है, क्वेश्चन एससीएफ का है। 96 और 100 क्या कहते हैं अपना 28। अब 96 और 128 में मैसेपे क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन 32। 32 तिया 96, 32 चौके 128। ठीक है, क्लियर? मैसेपे निकालना है। चलिए अगला सवाल देखिए, फिर से वही सवाल कि इन संख्याओं की बात कर रहे हो, उनमें बड़ी से बड़ी संख्या x से डिविजिबल किया जाता है तो रिमाइंडर बचता है, तो क्या इनका एचसीएफ निकाल पाओगे? कतई नहीं निकाल पाओगे। फिर क्या करना होगा सर हमें? सबसे पहले आपको इनका अंतर लेना पड़ेगा। 8 में से 0 गया तो 0, 6 में से 7 नहीं जाते तो 16 में से 7 गया तो 9, 22 में से 12 गया तो 10। ठीक है, ले लिया सर। इसका और इसका अंतर लेना पड़ेगा, 0, 11 में से 6 गया तो 5, और ये हो गया सर 950। 950 नहीं, 1950। ठीक है भाई, क्योंकि ये बचेगा अपना कितना, 42 था ना, तो ये 19 बचेगा, 1950। और जैसे जैसे डिफरेंस निकालना है वैसे वैसे डिफरेंस निकाल लो भाई, तुम्हारे जच रही है जैसे हो जाएगी बात, तो ठीक है 1950। अब मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यार ये 109 जो होता है वो अपने आप में प्राइम नंबर है, लेकिन इनके अंदर जो 10 है वो कॉमन है, तो जो मेरा मैसेप है हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी कि वो मैसेप है, यानी कि क्या, वो बड़ी से बड़ी संख्या x जो है वो 10 है। अगर x 10 आ गया तो y कितना आ जाएगा, 1278 में अगर आप 10 का भाग कर रहे हो तो जो बच रहा है वो 8 जो आ रहा है, वो प्लस का जो 8 आ रहा है, यही तो y है, यही तो रिमाइंडर है, यही तो शेषफल है। अब इसको बस पुट करना रह गया हमारा काम, तो क्या करूंगा, 10 तिया 30 माइनस 14 अट्ठे 112, तो माइनस का 82 जवाब आएगा हमारा, माइनस का 82 जवाब आएगा हमारा। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो। बहुत ही अच्छा सवाल है, करने का तरीका भी ऐसे ही होना है, डायरेक्ट एचसीएफ नहीं निकलता क्योंकि रिमाइंडर बच रहा है, तो आप जो डिफरेंस निकालते हो उनमें जो कॉमन होता है वही मैसेप होता है, और उसका भाग देकर जो आएगा वो शेषफल होगा। अगला सवाल देखिए। अब ये एक सवाल देखने में बड़ा है बट आसान होता है, जरा देखिए कैसे करते हैं। इस राजेश के पास 156 लीटर तेल ए है,
256 लीटर तेल भी है। दो तरह के तेल हैं, 156, 256। अब समान कंटेनरों में ऐसे ऐसे भरने को बोला है, प्रत्येक कंटेनर में एक प्रकार का तेल होना चाहिए, सभी कंटेनर पूरी तरीके से भरे होने चाहिए। कंटेनर का अधिकतम आयतन कितना होगा जिससे दोनों को माप सके, तो आयतन की बात कर रहा है, यानी कि लीटर में ही ये दे रखा है। तो आप ये देखिए कि इन दोनों के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो कॉमन है। मैं कहता हूं यार 4 के मल्टीपल है दोनों, 4 दोनों के अंदर है, यानी कि 4 लीटर एक ऐसी क्षमता होगी जो इस वाले कंटेनर को भी नाप जाएगी, इस वाले कंटेनर को भी नाप जाएगी। आप में से किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है भाई, बताओ। दो स्कूलों की घंटियां 36 मिनट और 45 मिनट के अंतराल पर बज रही हैं। अब दोनों घंटियां 9 बजे बजती हैं, तो फिर से कब बजेंगी? तो 36 और 45 का आपको जब घंटियां बजें तो लैसे लेना होता है। तो जब हम एलसीएम निकालेंगे 36 और 45 का, तो मैंने इसमें 9 का भाग दे दिया, तो 9 चौके 36 और 9 पड़म 45, 4 और 5, तो जवाब आ रहा है कितना? 180। और 180 किस में आएगा? मिनट में आएगा। 180 मिनट का मतलब घंटे में कितना? 3 घंटे। यानी कि आप क्या बोलेंगे कि 9 बजे के 3 घंटे बाद, यानी कि 12 बजे, 9 बजे के 3 घंटे बाद 12 बजे घंटी फिर से एक बार बज जाएगी। ठीक है, हाँ, समझ रहे हो? 9 के 3 आवर आफ्टर 12 नून पे आपकी दोबारा से रिंग बज जाएगी। दो नंबर्स का मैसअप है 9 है, दोनों नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन भी दिया हुआ है, तो कौन सा शर्तों को संतुष्ट करता है? संख्याओं के कितने युग्म हैं जो सर? अच्छा सवाल है। तो आप ये जानते हैं ना कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलएसएफ है। ठीक है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। तो अगर मैं दोनों संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन देख लूं, मैसअप देख लूं, तो लैसअप कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा। तो एलसीएम एलसीएम अपॉन एचसीएफ तो 9 है, तो यही अनुपातों का गुणनफल है, जो कि 100 आ गया। अब अगर 100 आ गया दोस्तों, तो क्या बोला जाएगा? देखो, पहला पेयर बनेगा 1 और 100, दूसरा पेयर बन सकता है 2 और 50। सोचो, मुझे बताओ, 4 और 25, और 5 और 20, बस खत्म। भैया केवल 2 ही पेयर संभव हैं, ये और ये, केवल 2 ही जोड़े संभव हैं जो इस तरह के कंसेप्ट को संतुष्ट करते हैं, जहां अनुपातों का गुणनफल 100 आ जाएगा। ऐसे 2 ही पेयर संभव हैं। कितने पेयर संभव हैं? कितने जोड़े संभव हैं? ऐसे 2 ही पेयर संभव हैं। सर ये क्यों संभव नहीं है? क्योंकि बेटू ये को प्राइम नहीं है। हमेशा जो जोड़े होते हैं वो सह अभाज्य लेने पड़ते हैं। और सह अभाज्य का क्या मतलब होता है? सह अभाज्य का क्या मतलब होता है? एचसीएफ 1 होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, 2.6, 2.6 और 0.0084 का, ऐसे सवाल कैसे होते हैं? देखो, पॉइंट हटाओगे, हटा दिया, पॉइंट हटाओगे, हटा दिया। इस तरह के सवालों में एक काम जरूर करना भाई, जो जीरो हैं 100 का गुणा 100 का गुणा दोनों तरफ। अब अगर लैसअप है निकालना है, तो ऊपर दी गई संख्याओं का लैसअप है, तो आपको कुछ नहीं करना, ये मैं गारंटी से कहता हूं, लैसअप पे आएगा 54600, क्योंकि 2 जीरो तो आएंगी आएंगी यार, और इनका लैसअप है ये आएगा, क्योंकि ऑप्शन में दे रखा है सब में, नीचे वाले का मैसअप है। तो सर आप कैसे इसको डील करते हो? आप हमें सिखा दो एक बार और। देखो, कभी भी दशमलव वाले सवाल आ जाए, नीचे पहिए बराबर करने होते हैं। यहाँ 3 पहिए हैं, तो यहाँ भी 100 का गुणा करके 3 पहिए बराबर कर दो, फिर ऊपर वाले का लैसअप है, नीचे वाले का मैसअप है, ले लो, खेल खत्म हो जाएगा। सबसे अच्छे तरीके सिखा रहा हूं। आप लोगों में से जिनका भी गलत हो रहे हैं, वो इसी वजह से हो रहे हैं क्योंकि उनको सही तरीके नहीं पता। अब ये सवाल भी देखो, उसी तरीके से करके बताओ आप, जैसे मैंने सिखाया। तो ये मुझे पता है कि 714 आएगा, बट कैसे आएगा? तो मैंने कहा सर 21/10, मैंने कहा भाई 68/100। मैं ये कहता हूं 10 का ऊपर नीचे गुणा कर दो, कर दिया। ऊपर वाले का मेरे को पता है भाई आंसर, देखो एक जीरो तो आना ही आना है, और 21 और 68 का आएगा 714, ये लो, ये कॉमन सेंस है। अरे वाह, नीचे आएगा 100, क्योंकि इसका मैसअप है ये। तो आंसर देखो 71.4 आंसर आ जाएगा। कोई दुनिया की ताकत आपके इन सवालों को गलत नहीं कर सकती। अब कोई गलत तो कर जाए आपकी, भाई इतना कॉन्फिडेंस मैं आप लोगों के अंदर दे रहा हूं कि आप यार पढ़ रहे हो ना, तो फिर कोई गलती नहीं हो सकती आपसे। अगर नहीं पढ़ रहे हो तो फिर कोई बात ही नहीं है। अब ये सवाल का जवाब देना, अगर ऐसा भी कोई आ जाए तो लैसअप कैसे निकालते हैं? सर आप पहले इनको है ना प्राइम फैक्टराइजेशन में बदलो। जैसे कि ये 3 की पावर 4 बन जाएगा ये, तो कुल मिलाकर 3 की पावर 7 गुणा 13, कुल मिलाकर
ये हो गया 9 दूनी 18 ना। तो जवाब आ रहा है सर 2 की पावर 1, 3 की पावर 4, 13 का स्क्वायर। तीन की पावर 6, 13 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 की पावर 4। ऐसे तोड़ तोड़ के पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या क्या हो गई, 3 की पावर 10 या 2 का स्क्वायर, 3 की पावर 10 और 13 का स्क्वायर। तो लैसे पे क्या है, लैसे पे ये हो जाएगा भाई 2 का पावर 2, 3 की पावर 10 और 13 की पावर 2। ये ऑप्शन आंसर आ गया। क्वेश्चन में बोला गया है कि रमेश ने 80,000 रुपए में एक पुरानी बाइक खरीद ली है और 14% मरम्मत पर व्यय कर दिया है। बाद में बाइक को 10% की हानि पर बेचना पड़ा है, तो रमेश ने बाइक को किस कीमत पर बेचा। देखो ऐसी बात है कि रमेश ने 80,000 रुपए की कोई बाइक खरीद ली, तो अगर आप मरम्मत पर खर्चा कर रहे हो तो ये आपका खर्चा ही है। सही बात है, यानी कि आपने खर्चा कर दिया और फिर उसके बाद आपने 10% की हानि उठा ली, 10% की कुल हानि पर बेचना पड़ा। तो क्वेश्चन ये बन जाएगा कि 80,000 का 114% आपने इसका क्रय मूल्य डिसाइड कर दिया और अब आप बोल रहे हो कि 90% पर बेच दो। यही आंसर होगा भाइयों? बोले यही होगा। पूरा सॉल्व करोगे? नहीं, ऐसा ऐसा ऑप्शन देखो जो 8 से भी कट जाए और 9 से भी कट जाए। ये 9 से नहीं जा रहा, ये 9 से नहीं जा रहा, ये 9 से जा रहा है, ये 9 से नहीं जा रहा। एक ही ऑप्शन है जो 9 से डिविजिबल है। तो प्यारे दोस्तों, आप कह रहे हो सर बड़ी टफ कैलकुलेशन आ रही है, और मैं आप लोगों से ये कह रहा हूं कि कैलकुलेशन की भाई सोचना पड़ेगा। वो सोचने पर मैं मजबूर करूंगा ही करूंगा, अगर आप जुड़े हुए हो मेरे साथ तो मैं वो पूरा सेट कर दूंगा दिमाग तुम्हारा। आपको मजा आया, सवाल करने में अच्छा लगा? अगला सवाल आप देखिए प्लीज। अब ऐसा सवाल आपकी परीक्षा में आ जाए, कैसे करोगे? बड़ा प्यारा सवाल है। 34,999 रुपए में एक पुरानी सिलाई मशीन खरीद ली। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आप कभी कोई मरम्मत करवा रहे हैं या फिर आप कोई ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा उठा रहे हैं, वो सारा का सारा खर्चा किसमें जुड़ता है? क्रय मूल्य में जुड़ता है। भाई मान लो मैं कोई सामान लाया तो लेकर आया यहां तक, और भी मैंने इसमें कुछ और चीजें मॉडिफाई करवाई, वो सारा का सारा खर्चा इस क्रय मूल्य में ही जुड़ेगा। तो मैंने खरीदी तो 34,999 में, हाँ सर सही बात है, और 4,000 रुपए मैंने रिपेयरिंग में लगा दिए और 1,000 रुपए मैंने मरम्मत में भी लगा दिए। तो अल्टीमेटली मैं यहां देख रहा हूं कि ये हो जाएगा कितना, 39,999 रुपया। क्या बात है। अब क्वेश्चन ने कहा कि यार 15% का लाभ आपको कमाना है, तो अगर आप थोड़े से भी समझदार बच्चे हो तो आप कभी भी ये गलती नहीं करोगे कि 39,999 का 115% निकाल दूं। सर ये गलती क्यों नहीं करूंगा मैं? क्योंकि भाई यहां पर यही एग्जामिनर तो खेलना चाहता है तुमसे कि यार बेब को बना दो, बच्चे को ऐसी कैलकुलेशन दे दो कि वो गुणा सोचे कैसे करूं। अरे भाई गुणा नहीं करना। आप 39,999 को अगर 40,000 मान लोगे तो कोई बुराई थोड़ी है, कोई पीटने थोड़ी आ रहा है, और फिर उसका 115/100 कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 460। 460 यानी कि लगभग 46,000 के आसपास। तो 46,000 के आसपास एक ही ऑप्शन है बस। तो आपको दूर से देखने पर ये सारी कैलकुलेशन टफ लग रही होगी, मैं भी समझता हूं यार, मैं भी समझता हूं लगती है बच्चे को टफ, लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट बनिए। कैसे बने आप स्मार्ट? कि आपने 39,999 को 40,000 मानकर चेक कर लिया, तुरंत 46,000 के आसपास एक ही ऑप्शन है, कोई है ही नहीं दूसरा। ये काम करना है, कोई काम करने में बुराई नहीं है। ये तोड़ होता है ऐसे कठिन सवालों की कैलकुलेशन को तोड़ने का, बस वही करते चलो। अगला सवाल आपके सामने देखिए। ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, ये ध्यान रखना, ऐसे ही आएंगे जहां आपको डेटा बड़ा बड़ा खतरनाक सा दिखेगा। दिमाग लगा के करते हैं। चलिए, आनंद ने एक वस्तु खरीदी और मरम्मत पर इतना खर्चा कर दिया। तो मैंने कहा कि वस्तु एक्स में खरीदी, मरम्मत पर खर्चा होता है वो भी आपके क्रय मूल्य में ही जुड़ता है। और भरत को 52% के लाभ पर बेच दिया, और भरत ने वस्तु को इतने में बेच दिया और उसे इतने का घाटा हो गया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये वस्तु क्रय मूल्य ये है, 52% का लाभ 152/100
और उसके ऊपर 44% का घाटा, यानी कि 56/100। ये बात आपको समझ में आ गई क्या? और ये आप किसके बराबर करोगे? 4788 में बेचा। ये बात अगर आप लिखना समझ रहे हो तो आप पेपर में कर जाओगे ये सवाल, क्योंकि ये पहली लाइन होती है जो शुरू के 10 से 12 सेकंड में आपको लिखनी होती है पेपर में, तभी तो आप ऐसे सवालों को करने के लिए तैयार रहोगे। किसी को कोई समस्या? अब क्या करना है, अब कैलकुलेशन का पार्ट रह जाएगा, वो मैं आपको सिखाता हूं एक एक करके। 7 से काटूंगा 8 बार। 7 छिंग 42, बचे 5, 7 8 56 और 7 चौके 28। 8 से काट दूं, 8 8 64, बचे 4, नहीं जा रहा। 4 से काट दो 2 बार। 4 4 एकम 4, 4 चौके 16 और 4 छिकी 24, 146। भाई बढ़िया बढ़िया। कट रहा है क्या? हम्म हम्म 176 आएगा। 4 एकम 4, बचे 2, 4 सत्ते 28 और 4 एकम 4, 171 आएगा। माफी चाहता हूं। अब क्या होगा, इससे 19 से कट जाएगा। 19 से कट गया 9 बार, 19 से कट गया 8 बार। आई मजा? मजे आ गए सर। अभी देखो 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 कैलकुलेशन देखो, मैं वो ही सिखाना चाह रहा हूं जो काम की चीज है। आप मुझे बताओ 9/16 कितना होगा? कोई सोच सकता है? 1/16 होता है 6.25। 9/16 पता है कितना होता है? 56/25। ये भैया यही गणित है। और ये कैसे आया बताओ? ये जो कैलकुलेशन मैंने लिखी है कैसे लिखी है? परसेंटेज अच्छा है मेरा, परसेंटेज मेरे को आता है। 9/16 56/25 होता है। अब उसमें से मुझे 127 घटाना पड़ेगा, तभी मेरी मूल कीमत निकल कर आएगी। तो 15 में से 7 जाएगा तो 8 इकाई अंक वाला। तो 56/25 में से अगर ये चला जाएगा तो 54/98 आएगा, क्योंकि 56/28 तो आ ही नहीं सकता। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसी कैलकुलेशन आती है पेपर में और ऐसी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। मैं उम्मीद करूंगा कि कुछ सीखो या ना सीखो, बट कैलकुलेशन सीखो, जरूरी है। जल्दी करो, एक पूरा टाइप कवर करेंगे बेटा, है ना? तो थोड़ा आराम आराम से सीखते चलो। एक दुकानदार ने 5 रुपए प्रति अंडे की दर से 12 दर्जन अंडे खरीदे। 5 रुपए पर अंडे की दर से 12 दर्जन। परिवहन के दौरान 12 अंडे टूट भी गए। अब बाकी अंडे उसने 6 रुपए की दर से बेचे। अच्छी बात है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं 5 रुपए प्रति अंडे की दर से 12 दर्जन अंडे खरीदे गए हैं। 12 दर्जन अंडे। तो ऐसा है, एक अंडा 5 रुपए का, एक दर्जन अंडे 60 रुपए के और 12 दर्जन अंडे इतने रुपए के। ये तो मेरा क्रय मूल्य आ गया। सही है। 6 रुपए का एक अंडा, एक दर्जन अंडा 72 रुपए के, लेकिन बेचने के लिए 11 अंडे ही हैं, मतलब 11 दर्जन ही है। बताओ ऐसा क्यों? क्योंकि 12 अंडे टूट गए, यानी कि पहले 12 दर्जन अंडे थे, अब मेरे पास बेचने के लिए 11 दर्जन अंडे ही हैं। ये मेरा विक्रय मूल्य है। अब आप जो बच्चे होते हैं वो बेवकूफी ये करते हैं कि इसको गुणा कर दिया, इसको ना, हम निकालेंगे अनुपात। 12 से 12 खत्म, 6 से कट गया 2 बार। आपको मेरी बात समझ में आ गई? यानी कि 10 अगर आपका सीपी है तो 11 आपका एसपी है, तो आपका एक प्रॉफिट है 10 के रेस्पेक्ट में गुणा 100। कैसे लगा? तो मैं वही कहना चाहता हूं कि प्रश्न करने के 50 तरीके हैं, आप सबसे बेस्ट चुनिए। पढ़ाने वाले टीचर हजारों हैं यूट्यूब पर, आप सबसे बेस्ट चुनिए। आपके सामने देखो कितना आसान काम कर दिया कि जो तरीके लेने हैं वही तरीके आप यूज करें, जहां रेशो लेना है वही रेशो आप ले सकते हैं। ठीक है मेरे भाई? एक सिंगल क्वेश्चन भी क्लास से बाहर नहीं जा रहा है पेपरों में, ये बात आप लिख के रख के ले जाओ, अगर आप मेहनत कर रहे हो साथ में मिलकर तो। हाँ भाई, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखो, ये रहा कि एक वस्तु को 115 रुपए में बेचने पर, एक वस्तु को 115 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 45% की हानि होती है, और अगर उसको 32% का लाभ प्राप्त करना हो तो कितने पर बेचूंगा? बेचू देखो, 115 में बेचने पर, यानी कि 115 आपका सेलिंग प्राइस है, तो 45% की हानि का मतलब है 55%। बात आपको समझ में आ गई? बेचने के बराबर है। सर इसी तरह से 32% का लाभ है, तो 32% का लाभ है तो बेटू 132। हाँ,
तो यहां पर आपको सेलिंग प्राइस निकालना है बस। इससे बढ़िया जुगाड़ मिलेगा? मिल ही नहीं सकता है। देखो तो सही, 11 पंजे 55, 11 से काटा 12 बार, 5 से काटा 23 बार, और एसपी निकल कर आ गया मेरा 23 गुणा 12। सीखते चलो भाई, मजा आ रहा है। तो 240 और 36, 276 आंसर आ जाएगा, और यही आंसर भी है। मैं ये नहीं समझता हूं कि आप कौन से और मेथड से भी कर रहे होंगे, उससे भी आंसर आएगा, बट कितना प्यारा मेथड है। 115 सेलिंग प्राइस है, तो 45% की हानि है, तो 55% आपका सेलिंग प्राइस होगा परसेंटेज में। वहां लाभ हो रहा है 132, तो सेलिंग प्राइस निकाल लो। कैसा लगा? बढ़िया लगा? सब्सक्राइब कर लो, एक भी बच्चा सब्सक्राइब के बिना नहीं रहना चाहिए भाई, ये ध्यान रखना। अगला सवाल आपके सामने है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चलो। एक दुकानदार से अमित ने 3 रुपए की एक पेंसिल की दर से 50 पेंसिल खरीद ली, और फिर 15 पेंसिल 3.5 रुपए प्रति पेंसिल की दर से, और बाकी पेंसिल 2.5 रुपए प्रति पेंसिल की दर से बेच दी। अमित को होने वाली हानि, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करेंगे। 3 रुपए में 50 पेंसिल, तो ये तो इसका क्रय मूल्य हो गया। 15 पेंसिल 3.5 रुपए की, 3.5 रुपए की, और बाकी कितनी बची? 35 पेंसिल 2.5 रुपए की। अब आपको देखो, ये विक्रय मूल्य आ गया, ये पूरा विक्रय मूल्य आ गया। अब अपन को लाभ हानि निकालनी है, तो आराम से। सर कोई अच्छा तरीका बताओ। तो मैं कहता था अभी आपसे कि यार अनुपात से कर लो, ट्राई कर सकते हो। जैसे कि अनुपात निकाला, 5 से काटा मैंने 10 बार, अब इसको 5 से काटूंगा 3 बार, इसको 5 से काटूंगा मैं 7 बार। इससे क्या होगा? इससे देखो, ये तो बन गया मेरा 30 अनुपात में, इससे ये कितना हो जाएगा? 10.5, और वो हो जाएगा 25 सत्ते 175, 17.5, और जोड़ने पर देखो कितना आ रहा है, आई थिंक 28 आ रहा है। अब भाई देखो कितना मजेदार हो गया। और काट लो सर, फिर तो काट लिया। 15 से 14 कितने का लॉस? 1 का लॉस, 15 के रेस्पेक्ट में गुणा 100, तो जवाब कितना आ रहा है? 6.66। बताओ भाई, मजा आया? अरे बोल दो यार, अच्छा लगा कि नहीं लगा? तरीका कैसा लगा ये बताओ। चलो, बाकी सारी चीजें एक तरफ, तरीके एक तरफ। अपने 1 नंबर तरीका है ना, हजारों कैलकुलेशन से बचना है अपन को। हाँ भाई, हजारों कैलकुलेशन से बचकर निकलेंगे हम आगे। चलिए दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देता हूं। आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ट्राई करिएगा प्लीज। ट्राई करते हैं। एक विक्रेता इतने रुपए में इतने लैपटॉप बैग खरीदता है। तो एक लैपटॉप बैग कितने में? और इतने रुपए में लैपटॉप बैग बेचता है। एक लैपटॉप बैग कितने में? ये खरीद है, ये बेच है। तो एक लैपटॉप बैग का क्रय मूल्य निकालता हूं पहले मैं। 11 से काटा 4 बार, 11 चौके 44 बचे 4, 11 चौके 44 बचे 4, 11 चौके 44 बचे 4, 11 चौके 44, 4 के भाग दूंगा, 1111 रुपया प्रति बैग का क्रय मूल्य आ गया। 7 से काटूंगा 4 बार, 7 पंजे 35, 7 तिया 21, 7 छिंग 42। 4 से काटूंगा, 4 एकम 4, बचे 1, 4 दूनी 8, बचे 2, 4 पंजे 20, बचे 3, 4 नाम 36। इतने रुपए पर बैग। तो आप मुझे बताइए भाई, आप मुझे ये बताइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कि अगर मैं इसमें से ये घटाता हूं, तो 9 में से 1 गया तो 8, 5 में से 1 गया तो 4, 2 में से 1 गया तो 1, 148 रुपए पर बैग का मुझे प्रॉफिट हो रहा है। हाँ, तो क्वेश्चन ने क्या बोला कि इतने रुपए का प्रॉफिट कमाने के लिए आपको कितने बैग खरीदने और बेचने पड़ेंगे। तो इतने रुपए का प्रॉफिट मुझे कमाना है, इतने रुपए का प्रॉफिट, और 148 रुपए प्रति बैग का मेरे को फायदा हो रहा है। तो बताइए मुझे क्या जवाब आएगा, जल्दी बताओ। तो यहां पर देखा 8 का पाड़ा देखता हूं, 8 के पाड़े में 6 कब आता है? बोले सर 7 पर आता है, लेकिन 7 तो बहुत सारे हैं। चलो, ये आंसर तो नहीं होगा। अब ये देखो भाई, अगर ये 14 है और ये 70 के आसपास है, तो ये आप समझ लीजिए कि 14 पंजे 70 होता है, 5 से तो कम ही आएगा, 47 आना चाहिए। एक दुकानदार ने 560 रुपए
प्रति दर्जन की दर से इतने दर्जन वस्तुएं खरीद ली भाई, 560 रुपए पर दर्जन की दर से इतनी दर्जन वस्तुएं खरीद ली, उसने उनमें से प्रत्येक को इतने रुपए की दर से बेचा। एक को मैं कैसे करता हूं, मैं वो सिखाऊंगा कि अगर 560 रुपए दर्जन खरीदा है तो एक को अगर इतने में बेचना हूं तो फिर से 12 से गुणा कर दूंगा। आप तरीका देखो कि आप कैसी कैलकुलेशन कर रहे हो, मैं ऐसे कर रहा हूं। ये सीपी है मेरा 1 दर्जन का, ये मेरा 1 दर्जन का एसपी है। अब मैं गुणा नहीं करूंगा, मैं काटूंगा। देखो 7 7 49, 7 8 56, 4 से काटूंगा मैं इसको 20 बार, 4 से काटूंगा मैं इसको 3 बार। यानी कि अगर 20 मेरा सीपी है तो मेरा 21 आपका एसपी है, और जो मेरा प्रॉफिट आ गया वो 1 का आ गया 20 के सापेक्ष में इंटू 100। दोस्तों तरीका कैसा लग रहा है? थोड़ी सोच बदली है? थोड़ी सी भी सोच बदल रही हो तो मुझे यस जरूर करना। बोले सर थोड़ा अलग लग रहा है, मजा आ रहा है, क्योंकि मैं आपको वही चीज सिखा रहा हूं कि जो कैलकुलेशन आपको टफ लग रही होगी पेपर में कि आप 49 से गुणा कर रहे होगे, करना ही नहीं है भाई, करना ही नहीं है। सीधा अनुपात निकालकर हिल कर जाओ। भाई जो भी बच्चे एग्जाम देकर आते हैं बस उनसे एक ही रिक्वेस्ट है, जब तुम्हारे लिए जान लगाई जा रही है तो तुम यार रिव्यू क्यों नहीं देते हो? 8005663101 आप जरूर दिया करो, क्योंकि अगर यहां पर 50 बच्चे 100 बच्चे अगर ये बोल रहे हैं कि सर पूरा पेपर आ रहा है, हमें अच्छा लगता है, और अच्छा लगने के बाद मोटिवेशन आता है, मोटिवेशन आने के बाद और अच्छा करने का मन करता है। आपको भी लगता होगा ना ऐसा? चलिए अगला सवाल देखिए। 60% लाभ पर 3 रुपए में 15 नींबू बेचता है तो 1 रुपए में कितना नींबू खरीदा? एक काम बताता हूं बस बच्चे को, मैं एक ही काम बताऊंगा भाई, बताओ सर 1 रुपए में कितना नींबू 3 रुपए में 15 नींबू, 3 रुपए में 15 नींबू। हमेशा याद रखना, ऊपर तो रुपया आता है, नीचे क्वांटिटी आती है। ये आपका क्रय मूल्य है, तो 60% का लाभ हो रहा है तो ये होता है 5 से 8। कैसे, दोबारा बोलूं? बताओ ना। 60% मतलब होता है 3/5, और 3/5 का मतलब अगर 5 आपका सीपी है तो 8 आपका सेलिंग प्राइस होगा। तो मैंने सीपी को लिया क्योंकि मुझे 1 रुपए में खरीदे कितने ये निकालना है, और बेचने का मुझे पता है, क्रॉस मेथड जिंदाबाद। 8/x बराबर 1, x बराबर आ गया 8। भाई इस मेथड में कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ट्राई करते रहिए। अगला सवाल देखिए। एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 3 की दर से और 1 रुपए में 2 की दर से समान संख्या में संतरे खरीदे, मतलब संतरों की संख्या समान है। ये मल्टीपल ट्रांजैक्शन है देखिए, और 20% का लाभ अगर अर्जित करना है चाहते हैं तो उनको किस कीमत पर बेचना होगा? ऐसे सवाल काफी अच्छे होते हैं। यहां पर क्वांटिटी बराबर करनी होती है। 1 रुपए में 3 खरीद लिए पहले, और 1 रुपए में 2। कहते हैं ना कि मान लो जैसे कहीं आप बाजार में गए, अपन सब्जी मंडी चले गए, तो सब्जी मंडी में क्या होता है, एक ही चीज के 2 अलग अलग भाव होते हैं। कोई सब्जी वाला 10 रुपए किलो आलू दे रहा होता है, कोई 15 रुपए किलो आलू दे रहा होता है। लेकिन हमें भी पता होता है कि यार क्वालिटी का तो फर्क होगा, वरना अगल बगल में बैठा हुआ व्यक्ति 5 रुपए कम में कैसे बेच सकता है, और वो 5 रुपए ज्यादा में कैसे बेच सकता है। तो जब आप आगे बढ़ते हो तो आप पूछते हो कि भाई तू 15 में क्यों दे रहा है, मैं तो 10 में लेकर आया हूं। तो वो कहता है भाई साहब क्वालिटी का फर्क है। तो आप ये क्या चाहोगे, आप चेक करना चाहोगे, अच्छा क्वालिटी का फर्क है तो मैं डेफिनेटली खरीद के देखता हूं। तो इसी तरह से उसने क्या किया, समान संख्या में खरीदे। यहां लिखा हुआ है देखो समान संख्या। तो सर समान संख्या बनाओ तो सही पहले। तो मैंने ये देखा भाई 6 यूनिट, और यहां पर भी 6 यूनिट। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूं कि 5 रुपए मेरे जेब से लग चुके हैं, और मैंने टोटल 12 यूनिट कोई भी सामान खरीद लिया। ठीक है, अब ये तो खरीद की बात हो गई। अब आ रही है बात दूसरी। वो क्या बोल रहा है कि 20% का लाभ कमाना चाहते हो आप? तो कमाना चाहता हूं, और बोले प्रति दर्जन किस कीमत पर बेचोगे? तो जानबूझकर क्वेश्चन ऐसे डिजाइन किया गया है कि 12 यूनिट का मतलब 1 दर्जन होता है। तो डायरेक्टली देखो 20% का लाभ यानी कि 6 रुपए में बेचोगे, डायरेक्ट आ जाएगा वो।
क्योंकि वो 12 वस्तुओं पर ही काम हो रहा है। 12 वस्तुओं में तो काम हो रहा है, क्योंकि 12 ही आ गई हमारे पास और 12 ही बेचोगे, क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, तो 6 आ जाएगा डायरेक्ट, 20% का लाभ। अगला सवाल देखिएगा, इसमें मैंने मल्टीपल ट्रांजैक्शन वाला टाइप आपको करवा दिया। मल्टीपल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं इसमें, जैसे कि मैं समझाता हूं। 8 रुपए में 9 पेन, 8 रुपए में 9 पेन, और 8 रुपए में 8 रुपए प्रति 9 पेन तथा 8 रुपए प्रति पेन। अब 8 रुपए में एक पेन। अब आप देख रहे हो क्या फर्क है? हाँ सर, दिख तो रहा है। तो सबसे पहले मुझे बताओ खरीद कैसे निकालूं? तो मैंने यहां 9 का गुणा किया, क्योंकि नियम यही कहता है कि पहले क्वांटिटी बराबर कर दो। तो यहां मैं कह सकता हूं कि टोटल 18 पेन मैंने खरीद लिए और उसका जो पैसा लगा 72 और 8 80 रुपया लगा। मेरी बात आपको समझ में आ गई हो तो प्लीज मुझे बताओ, ये आपका क्रय मूल्य आ चुका है। अब आपसे बोला जा रहा है यदि उसने दोनों पेन बराबर संख्या में खरीदे और फिर सभी पेन 6 के हिसाब से बेच दिए, तो अगर मैं कहूं 18 पेन अगर वो 6 रुपए प्रति पेन के हिसाब से बेच भी रहा है, 18 छिकी 108 रुपया हो गया। हो गया सर, बात सही है। देखो ना 108 हो जाएगा, 6 रुपए पर पेन। तो लाभ कितना है? ये लाभ है 28 का लाभ है, 80 के रेस्पेक्ट में है, गुणा 100। 4 सत्ते 28, 4 से काटा 20 बार, 7/20, 35% का प्रॉफिट हो रहा है। किसी को कोई समस्या तो नहीं है ना? सर शेयर का ऑप्शन नहीं है कैसे? अरे आता है वो तीर वाला निशान। अब ये सवाल आप एक बार ट्राई करो, खुद एक बार ट्राई कर लो। मैं इसलिए लाया हूं क्योंकि ये सवाल मुझे लग रहा है कि आने वाली शिफ्ट में देखने को मिल सकता है। मुझे लग रहा है, आप में से कितने बच्चों को लग रहा है ये भी बता देना। एक व्यक्ति ने 2 तरह की किस्म के सेब खरीदे, 4 रुपए प्रति 5 सेब। ₹4 प्रति सेब। ठीक है, अब क्या करना है? बराबर करना पड़ेगा। 5 चौके 20 और 4 24, तो 24 रुपए में कितने सेब? 10 सेब। 24 रुपए में कितने सेब? 10 सेब खरीद लिए। अब बेच कितने रहा है? 3 रुपए प्रति सेब बेच रहा है। ठीक है, तो 10 सेब कितने में बेचोगे? सोच के बताओ। 30 रुपए में। आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है? ये तो क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है, तो 6 रुपए का प्रॉफिट है क्रय मूल्य के रेस्पेक्ट में, 24 के रेस्पेक्ट में 1/4, 1/4 यानी कि 25% का प्रॉफिट यहां से अर्न हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ऐसे सवाल अब गलत नहीं होंगे आपसे, मल्टीपल ट्रांजैक्शन वाले सवाल हैं। चलिए अगला सवाल, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल भी मैं आपको करवाऊंगा क्योंकि साहिल सर हैं, सब जानते हैं। आइए करके दिखाइए। तो इस तरह के सवाल भी आपको देखने को मिल सकते हैं। यदि एक दुकानदार को 25% की हानि होती है, तो इन दोनों केस में ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो आपको यह सिद्ध कर रहा है कि 25% की हानि हो रही है? बताइए। तो क्वेश्चन पहला है, कथन पहला है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर किया, तो 5 से काटा 4 बार, 5 से काटा 3 बार। यहां हानि हो रही है क्या? हाँ, 1/4 सर, 25% की हानि दिख रही है यहां पर मुझे, यानी कि ये मेरा ट्रू है। 12 वस्तुओं का 17 के बराबर है, तो 12 का 17 के बराबर है, यानी कि 17/12 नहीं बैठेगा मेरे यारा, खत्म खेल है भाई। ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। ठीक है, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। अगला सवाल सिमिलर टाइप का सवाल है। अब वहां बोल दिया कि भाई 20% का लाभ होता है, तो जब कभी भी आप 20% के लाभ को पढ़ रहे हैं तो वो बराबर है 1/5 के, यानी कि अगर ये आपका सीपी है तो निश्चित तौर पर ये आपका लाभ है। तो अगर मैं ये बोलूं कि 5 अगर आपका सीपी है तो 6 आपका क्या होगा? एसपी होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो प्यारे दोस्तों अब लाइन पढ़िए, 30 वस्तुओं की लागत x वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर है। मार्क होगा और क्या, उसी में बेच रहा होगा, मैं क्या करूं, एसपी होगा वो और क्या।
30 वस्तुओं का सीपी x वस्तुओं के एमआरपी के बराबर है, जबकि यहाँ सेलिंग प्राइस आना चाहिए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एमआरपी सेलिंग प्राइस के बराबर हो सकती है अगर डिस्काउंट अप्लाई ना हो तो यहाँ हम सही कर रहे हैं, घबराना नहीं है आपको। तो भैया आंसर आ जाएगा 25। 6 से काटा 5 बार, 25 आंसर आ जाएगा। 25 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, प्लीज कमेंट करके बताते रहिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि 120 मीटर कपड़ा बेचता है और 27 मीटर कपड़े के बराबर लाभ प्राप्त करता है, तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। मैं प्यारे दोस्तों हमेशा कैसे करता हूं इस तरह का सवाल कि आपने बेचा कितना 120 मीटर, तो आपने 120 मीटर बेचा और आपने 120 मीटर ही खरीदा होगा, क्योंकि जो आपका विक्रय है वही क्रय लेना पड़ेगा, तभी आप कह पाओगे कि मैं 27 मीटर के बराबर प्रॉफिट कमा रहा हूं, ये प्रॉफिट है। आफ्टर सॉल्विंग 120 का सीपी बराबर 93 का एसपी, तो सीपी और एसपी का जो रेशो आ जाएगा, 3 से काटा हमने 31 बार, 3 से काटा मैंने 40 बार, आपका प्रॉफिट है 9 का 31 के रेस्पेक्ट में गुणा 100। अब लगभग देखोगे अगर ये 30 होता तो 30% होता, लेकिन ये 31 है तो 30 से कम है, यानी कि 29% आंसर होगा आपका, 29%। कैलकुलेशन भी तुरंत सीखिए दोस्तों, मैंने कैलकुलेशन बड़ी प्यारी करी है। यहां अगर 30 होता तो 30% होता, लेकिन ये 30 से ज्यादा है तो कम होगा। अगला सवाल इसी तरह से करना है। क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है 13 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, बराबर कितने बेचने पर हो रहा है, 104 को बेचने पर। 104 का एसपी, 104 का सीपी, बड़ा एक लाइन का बात है भाई, आराम से कर सकते हो। तो 104 का सीपी आप जब इसमें से घटाओगे तो 91 का एसपी, तो सीपी और एसपी का जो रेशो आ रहा है तो निकल कर आ जाएगा दोस्तों 13 सत्ते 91 और 13 अट्ठे 104। तो आपका जो प्रॉफिट आ रहा है 1/7 गुणा 100, 14 सही 2/7। खेल खिलाड़ियों का बना दिया है, खेल खिलाड़ियों का ही रहेगा, कोई भी अनाड़ी बीच में नहीं घुस सकता। पहले भी सिलेक्शन दिए हैं, अभी भी दिए जाएंगे, बस शांति से पढ़ते रहिए और सही जगह चुनिए ठीक है, बस समझदारी उसी में है। 12 वस्तुओं को बेचने पर 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अच्छा, हानि हो रही है तो अब 12 वस्तुओं का यहां क्या आएगा, क्रय मूल्य आएगा, क्योंकि हानि में सीपी बड़ा होता है। अच्छा सर, बहुत बढ़िया। तो सर 16 एसपी बराबर 12 सीपी, एसपी और सीपी का जो रेशो आ रहा है वो आ जाएगा 4 तिया 12 और 4 चौके 16। यहां सर लॉस हो गया, और वो तो होना ही है, 25% का लॉस। इस टाइप के सवाल भी हो सकता है कल, मतलब जब भी मंडे को पेपर होगा आपका, देखने को मिलेंगे आपको। देखिए अब यहां पर पैसे में भी बात हो जाती है कि भाई इतने रुपए में मैंने इतनी खरीदी और 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो गई, तो 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो गई, वो कब हुई, 70 वस्तुओं के आदान प्रदान पर, तो सीपी पहले आएगा क्योंकि हानि हो रही है। तो जवाब आया सर 75 एसपी। साथ में बनाते चलना बेटा, है ना, मैं टाइम कम इसलिए दे रहा हूं कि कम समय में आप पूरा रिवीजन कर सको, ठीक है। 5 से काटा 14 बार और 5 से काटा 15 बार। आप यहां नोटिस कर रही है, ये आपका एसपी सीपी का रेशो आ गया, आपने खरीदा इतने में ना, तो ये देखो 16,875 15 के बराबर आप कर रहे हैं, तो 15 एकम 15 बचा 1, 15 एकम 15 बचे 3, 15 दूनी 30 और 15 5 75। और यहां पर आपको पूछा गया है 14 गुणा 1125, ये क्या है भाइयों, ये आपका सेलिंग प्राइस है। हमें तो एक वस्तु का निकालना है, हमने 70 वस्तु पे डीलिंग करी है, तो 70 का भाग दे दो, तो 14 पंजे 70, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 55 25, 225 रुपया। उमेश ने एक वस्तु को 22% की हानि पर बेचा। अरे लो, ये सवाल देखो आप, मतलब 22% की हानि पर बेचा, अगर 5% कम पर खरीदा होता और इतने रुपए अधिक पर बेचा होता तो इतने रुपए का लाभ हो जाता। मैं भैया जादुई मेथड सिखाऊंगा, मैं आपको वही मेथड सिखाऊंगा जो मैं सिखाता हुआ आ रहा हूं बैचेज में भी, और वही काम करेंगे। देखो अपन, आप मुझे बताओ कि यार, और बिल्कुल आसान भाषा में, मैं 22% के लॉस पर हूं, ऐसा अचानक क्या हुआ होगा कि मैं 15% के प्रॉफिट पर आ गया, और 15% के प्रॉफिट पर आया हूं तो मैंने कितना इंक्रीमेंट किया है, बस मुझे कमेंट में ये बता दो आप कि मैं 22% के लॉस में था और अब मैं 15% के प्रॉफिट में हूं, तो मैंने कितना परसेंटेज इंक्रीमेंट किया। तो आप यहां देखेंगे सर, ये तो आप कह रहे हो 37% आपने कहीं ना कहीं से जुगाड़ किया है और वो बढ़ा दिया आपने अचानक। मैंने कहा जी हां, ये 37% का ही खेला है।
पहली बात क्लियर हो गई। अब ये 37% बढ़ा कैसे होगा? मैंने जो माल लेकर आ रहा था ना, मैंने उसको कम पर खरीदना शुरू कर दिया, 5% कम पर, तो यहां डायरेक्टली 5% लिख दूंगा क्योंकि ये मेरा फायदा है। हाँ, ये मेरा फायदा है। ठीक है, चलिए 5%। उसके बाद सर इतने रुपए अधिक में बेचा, ये भी मैंने, भाई मैं कैसे पैसा बनाऊंगा, कैसे परसेंटेज बढ़ाऊंगा? यहां पर देखो, कम में खरीदूंगा, ज्यादा में बेचूंगा। अब एक काम और करना बाकी रह जाता है बस बच्चों को। सर वो क्या है ये बताओ। आप बस मुझे बताओ कि 15% 5% का कितना है? 0.75। सबसे जरूरी काम है बस ये आपको बस लिखना होता है। लास्ट वाली इक्वेशन मेन होती है, क्योंकि जो 5% कम खरीदा उस पर भी तो आपने बचाया है कुछ ना कुछ। अरे बात समझ में आई क्या? हाँ, यही पॉइंट है दोस्त, इसी पॉइंट के पैसे हैं। मतलब यही चीज सीखने के लिए तो आप देते हैं, और आपको अभी फ्री में मिल रही है। चलो कोई नहीं। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि भाई ये आ रहा है सर 31.25% बराबर 6,250 रुपया। एक लाइन में आंसर आ गया। हाँ, अब 31.25 को अगर आप सॉल्व करते हो तो मैं ऐसे लिखता हूं इसको। तो जी ये हो गया अपना 124 125, है ना, 125/4 हो गया। खुश हो जाओ। 125 से ये चला गया कितनी बार? 50 बार। 1% बराबर 200, 100% बराबर 20,000। तो जिनका भी आंसर 20,000 है, सही है, 20,000 सही आंसर है भाई, 18,000 नहीं है। बात समझ में आ गई? एक भी कोई लाइन में दिक्कत? मैंने इतना लाभ कैसे बनाया? मैंने अपने क्रय मूल्य को कम कर दिया, विक्रय मूल्य को बढ़ा दिया। अब एक चीज जरूरी होती है, 15% का लाभ हो रहा है, 15% इस 5% का कितना है? 0.75% है। बस वो लेना है, बस ये खेल। अगला सवाल है, इसी तरह का सवाल है, मैं चाहता हूं कि आप सीखें। मतलब लोग सिखा सिखाकर बड़े खुश हो रहे हैं कि भाई ये प्रॉफिट लॉस की ट्रिक मैं ये 2022 से सिखा रहा हूं। 2022 से ये चीज सिखा रहा हूं, इसको मैं लीनियर मेथड कहता हूं। ठीक है, चलिए अब ये देखो, ऐसी करो, देखो सीखोगे नहीं, करोगे कैसे? 20% का बेचता है और 40% के लाभ हो जाता है, तो आप ये बताओ इंक्रीमेंट कैसे होगा? कितना परसेंट का इंक्रीमेंट है? 20% के लाभ पर बेचता है और बीच का छोड़ो, लास्ट में 40% का लाभ हो रहा है। आपने ऐसा क्या जादू किया? बोले भाई मुझे नहीं पता क्या किया मैंने, बस मुझे इतना पता है कि 20% का मुझे मतलब इंक्रीमेंट हो गया। कैसे हुआ? क्योंकि मैंने सामान को 10% कम पर खरीदा। अच्छा, मैंने है ना उसको 18 रुपए ज्यादा में बेचा, ये भी पॉजिटिव चीज है भाई, ज्यादा में बेचोगे तो अच्छा ही है। ठीक है, और क्या आएगा यहां? यहां जो लास्ट में लाभ आता है और जो आपने कम किया है, बस 4%। अरे दोस्तों, ओ दोस्तों, तो 14 में से 20 में से 14 गया तो 6% बराबर आपका 18 आ गया, 100% बराबर आपका 300 आ गया। बस ये वाला काम जरूर करना जो मैं अभी आपको बता रहा हूं कि 40% 10% पर भी कम करना है तो वो 4% हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वो भी फायदा है ना। मिनटों का काम सेकंडों में हो रहा है, दिक्कत क्या है? अगला सवाल देखिए, इतने में बेचा, 40% पर बेचा जाए, 50% की हानि होगी, तो एक्स पर बेचने पर क्या होगा? अरे हीरो, ऐसा है, एक्स में बेचा जाता है, यदि इसे इस मूल्य के 40% पर बेचा जाए, तो मैंने कहा इस मूल्य के 40% पर बेचा जाए तो 50% की हानि होती है, और इस मूल्य पर बेचा जाए जो कि अपने आप में 100% है, तो क्या होगा? कैसे बेब को बनाया जाता है लैंग्वेज घुमा घुमा कर? 500/4, आई थिंक 125, तो 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। एसपी एसपी कंपैरिजन, इतने में बेचने पर लाभ, उतने में बेचने पर हानि बराबर है, तो यहां से हम डायरेक्टली सीपी निकाल सकते हैं। जब लाभ हानि के बराबर होता है तो 3471 प्लस 2577/2 करना होता है। क्या करना होता है भाई? दोनों विक्रय मूल्य को जोड़कर /2 कर दो। 4 और 7 और 1 8, 7 और 7 14, 9 और 1 10, 6048/2 3024 आ गया। 3024 आपका क्या आ गया? सीपी आ गया।
आपसे क्या बोला जा रहा है कि 25% का लाभ है, तो भैया ये है 5/4। 25% का लाभ है ना, 5/4। तो 4 से काटा, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, 4 छिकी 24 और 756। 5 को लिखा मैंने 10/2। 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 3780 आंसर आ गया। 3780 आंसर आ जाएगा। 72,000 रुपये में एक घोड़ा और एक गाड़ी खरीदी है। घोड़े को 12% के लाभ पर और गाड़ी को इतनी % की हानि पर बेचा और पूरे सौदे में इतना हो रहा है सर, क्या करूंगा बताओ? कोई बता सकता है आप में से क्या हो सकता है इसमें? इसमें मैं लगाऊंगा एलिगेशन। ये भैया सारे काम बढ़िया कर रखे हैं, बट वही है, तुम लोग सब्सक्राइब करके जुड़ोगे तब तुम्हें पता चलेगा ना। अब ये हो गया भैया अपना घोड़े गाड़ी, और ये अपनी वैसी हो गई कार्ट है ना, इसको हो रहा है हानि और ओवरऑल हो रहा है 3.875। अब प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपकी कैलकुलेशन बड़ी गंदी सी लगेगी आपको कि सर मैं तो फंस गया, आपका मेथड चूज कर लिया था मैंने, मैं तो कर ही नहीं पाया पेपर में, ऐसा वो सोच रहा है बच्चा। लेकिन मैं आपको हमेशा से सिखाता हुआ आ रहा हूं और इसी चीज पे मैं काम भी करवाता हूं हमेशा बच्चे से कि भाई एच तेरा 12 है, क्या भाई इतना रोने की बजाय तू 7.5 को 15/2 नहीं लिख सकता क्या मेरे कहने पर? बोले सर लिख सकता था ना। तो भाई 0.875 को तो ये नहीं लिख सकता था क्या? 3 सही 7/8, 8 तिया 24 और 7, 8 तिया 24 और 7 31/8। तो लिख सकता था, क्यों नहीं लिख सकता था? तो लिख सकता था, तो फिर रोना क्यों? फिर और क्या करना है और बताऊं? और इधर 4 से गुणा नहीं कर सकता था क्या? बोले कर सकता था। इधर 8 से गुणा नहीं कर सकता था क्या ऊपर नीचे? बोले कर सकता था। अब देखो सारे डिनोमिनेटर 8 हो गए, अब इस 8 को उड़ा दो, कुछ नहीं है। अब क्वेश्चन देखो कैसा बन गया कि 15 चौके 60 में से 31 जाएंगे तो कितना आएगा? 29। और 12 अट्ठे 96 में से 31 जाएंगे तो कितना आएगा? भाई ऐसे कैसे हो रहा है? अरे भाई माइनस है वो, भूल गया। तो इसमें से ये जाएंगे तो 91 और 96 में से 31 जाएंगे तो कितना आएगा? 96 में से 31 चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 65। तो 13 सत्ते 91 और 13 पंजे 65, 7:5 आ गया। अभी मेरे प्यारे दोस्तों 7:5 आ गया। 72,000 रुपए की बात है, तो 12 बराबर 72,000, 1 बराबर 6,000, तो 42,000 का घोड़ा है और ये है 30,000। मेरे दोस्तों मजा आया कि नहीं आया ये बता दो आप। कैलकुलेशन देखो, एक एक चीज को अगर रिवाइज भी करके चले जाओगे तो पेपर में खटाक से फोड़ दोगे। ये चीज सीखने की होती है भाई, ये चीज सीखने की है। अगला सवाल देखिए, रानी ने एक रेफ्रिजरेटर को इतने में खरीदा और इसे 12% की हानि पर सोनी को बेच दिया। सोनी ने इसकी मरम्मत करवा दी। इसे रोजा को उस कीमत पर बेचा जिस कीमत पर रानी को 20% का लाभ हो। बहुत प्यारा सवाल है और 100% आएगा, और जिस दिन पेपर में आएगा आप कहोगे पेपर का लेवल बड़ा अच्छा आ रहा है सर, और रोने लग जाओगे। ये मैं गारंटी दे रहा हूं, करके बताओ। और क्वेश्चन बड़ी प्यार से कराऊंगा, लेकिन मैं आपको समय इसलिए देता हूं कि यार आप भी ट्राई करो ना एक बार, बुद्धि तो चले तुम्हारी भी हैं। 15,500 में देखो खरीद लिया, 12% की हानि पर बेच दिया, यानी कि 88% पर बेच दिया। इसके ऊपर इसने खर्चा भी लगा दिया 3360 रुपये लग गया खर्चा। यहां तक कोई समस्या तो नहीं है? अब छोटी मोटी कैलकुलेशन है वो तो कर लेते हैं अपन, थोड़ी बहुत कर ली लेंगे, कोई बड़ी बात तो नहीं लग रही हमें। चलो सर करवाई दीजिए एक बार। सोनी इतने 12% सोनी ने मरम्मत करा, तो सोनी का क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य ऑफ सोनी। तो कैलकुलेशन करेंगे अपन 8 पंजे 40, 15 अट्ठे 120 और 4 124, 13463 प्लस 3360, और अगर आप 3360 करोगे तो ये हो जाएगा 17,000। तो 17,000 क्या पड़ गया भाई? सोनी को पड़ गया ये 17,000 रुपये का सोनी को। अभी सोनी ने हिम्मत नहीं आ रही है, सोनी ने क्या किया? सोनी ने इसे रोजा को बेचा जिस पर रानी को 20% का प्रॉफिट हो जाता। अब रानी ने तो इतने में खरीदा था, तो रानी को 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो रानी को 20% का प्रॉफिट होने का मतलब यही तो है 6/5 से गुणा कर देता हूं।
20% का प्रॉफिट, 5 या 15 और 5 एकम 5, 6 एकम 18,600 रुपया, ये उसका विक्रय मूल्य है। 17,000 सोनी को पड़ा है और 18,600 में सोनी ने उसको बेचा है, यानी कि 1,600 रुपए का प्रॉफिट बनाया, 17,000 के रेस्पेक्ट में बनाया, गुणा 100 कर डाला। मजा आ गया यार। लगभग मैं देख पा रहा हूं 9% के आसपास आंसर होगा, क्योंकि 10% तो है ही नहीं। एक वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 19/24 पर बेचने पर इतने की हानि होती है। 5 सेकंड, 19 में बेच रहा हूं, 5 की हानि हो रही है, तो 24 के 90% पर बेचूंगा तब क्या होगा? 24 के 90% पर बेचूंगा तब क्या होगा? तब क्या होगा? बस 19 पाड़े 95, 5 से कट गया 2 बार, 2 से कट गया 12 बार, 12 नंबर 108, x बराबर 108 आ रहा है, तो 8% का प्रॉफिट हो गया। अगला सवाल, 3 वस्तुओं के मूल्य दे रखे हैं भाई, 20%, 10% और 5% का लाभ है, तो कुल लाभ बता दो फटाफट से। चलिए, वो तो क्या, हमारे पास टीम नहीं है फालतू कमेंट करवाने वाली, समझ रहे हो? यहां पर हम ये कह सकते हैं क्या, काट लीजिए भैया, 12, 15, 3 से काटता हूं, 3 चौके 12, 3 पंजे 15 और 3 छिंग 18। अब बोला जा रहा है सर उस पर तो 20% का हो रहा है, उस पर 10% का हो रहा है, उसको 5% का हो रहा है। 80, 50 और 30, 130 और 30, 160 बटे 15, ये कुल लाभ आ जाएगा, परसेंटेज प्रॉफिट ओवरऑल। तो 5 से काट दिया मैंने इसको 2 बार, 32, 32/3, बी आंसर आ गया भाई, 32/3 बी आंसर आ जाएगा। यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का दुगना हो जाए तो लाभ प्रारंभिक मूल्य से 10 गुना हो जाता है। तो मैंने क्या बताया कि विक्रय मूल्य अगर दुगना हो गया तो आपका जो लाभ हो रहा है वो पहले जो लाभ हो रहा था उससे कितना हो जाएगा? प्रारंभिक लाभ से 10 गुना हो जाएगा। एक लाइन में काम खत्म कर दिया, देख लो। तो विक्रय मूल्य 10 का एसपी माइनस 10 का सीपी, तो यहां पर कितना हो रहा है? 8 का एसपी बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 9 का सीपी। सीपी और एसपी और सीपी का जो रेशो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 9/8। मैं आपको कह रहा हूं प्रॉफिट कितना है, 1 का प्रॉफिट है 8 के रेस्पेक्ट में, गुणा 100, 12.5% आंसर आ गया। 12.5% आंसर आ चुका है। 12.5% आंसर आ चुका है। किसी को कोई समस्या? इस सवाल को करते हैं फटाफट कि बेईमान विक्रेता लागत मूल्य पर अपनी वस्तु बेचने का दावा करता है। वो कहता है कि भाई मैं तो लागत मूल्य पर बेचूंगा, लेकिन वह 1 किलोग्राम की जगह 950 ग्राम तोलता है, तो क्या होगा? तो मैंने कहा ना कि वह 1 किलोग्राम की जगह 950 ग्राम तोलता है, तोलवा दिया सर, 0 से 0 काट दिया, यानी कि 20 से कितना तोल रहा है? 19। अगर ये वजन का अनुपात है तो प्राइस का अनुपात कितना होगा? 19 से 20। कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो 1 का प्रॉफिट है 19 के रेस्पेक्ट में, गुणा 100। ऑप्शन नंबर बी आंसर आ चुका है आपका, ऑप्शन नंबर बी आंसर आ चुका है। किसी को कोई समस्या तो नहीं है? लाइक शेयर में कसर मत छोड़ना, एक भी बच्चा, समझ रहे हो क्या? चलो अगला क्वेश्चन देखो कितना प्यारा है। इसने ये बोला कि भाई दुकानदार को 25% का लाभ हो जाता है, तो दुकानदार 25% का लाभ कमा रहा है, यानी कि 4 से 5। तो मैंने कहा ये प्राइस का रेशो है, तो वजन का रेशो कितना हो जाएगा? 5 से 4। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर वह 200 ग्राम लिखा हुआ होता है लेकिन वो ग्राहक को कितना देता है फिर? 160 ग्राम। ग्राहक को कम देगा ना, 200 ग्राम थोड़ी देगा, वो तो गड़बड़ कर रहा है, और वजन में गड़बड़ करके ही वो पैसा कमा रहा है। ठीक है मेरे भाई। अगला सवाल देखिए, एक विक्रेता 20% का लाभ अर्जित करता है, वह सामान बेचते समय वास्तविक वजन से 10% वजन का कम। मतलब ये है बात कि 2 लाभ हो रहे हैं इसमें, एक तो 20% सामान बेचते वक्त पैसे में कर रहा है गड़बड़, और 10% कम वजन तोल रहा है, 10 से 9। तो दूसरा प्रॉफिट ये आ गया 9 से 10।
तो ऐसे केस में हमेशा सक्सेसिव लगा दिया जाता है दोस्तों। यहां पर आप देखेंगे 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी कि 3 अगर आपका सीपी है, 4 आपका एसपी है, तो प्रॉफिट हो जाएगा 1 का 3 के रेस्पेक्ट में। तो यहां पर 2 लाभ हो गए। एक तो पहले हो गया, बाकी 2 क्वेश्चनों में क्रय मूल्य पर बेच रहा था तो कुछ नहीं आया ऊपर, डायरेक्ट वजन से आया लाभ। अब यहां पर वैसे भी आ रहा है और वजन से भी आ रहा है, तो 33% का लाभ हो जाएगा। तभी तो वास्तविक लाभ पूछा गया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मजा आया होगा, आपने बढ़िया तरीके से सेशन को पसंद भी किया है। जिस तरह से लाइक और शेयर आपके दिख रहे हैं मुझे, आप लाइक शेयर दोबारा से करिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लेना फटाफट से चैनल को। और बहुत सारे बच्चे सब्सक्राइब नहीं करते यार, किया करो यार। और 23 तारीख जो ऑफर है ना, ये लास्ट हो जाएगा, रात को 12 बजे बंद। आप जिनको फायदा उठाना है वो उठा लेना। 26 की तैयारी में बैच जिनको लेना है, जिनको फाउंडेशन लेना है, हम एक्चुअल फाउंडेशन पढ़ाते हैं। थोड़ा बैच हमारा लेंदी होता है क्योंकि कंटेंट उस तरह का है कि हम बच्चे को कोई दूसरा सोर्स नहीं कहते कि यार ये भी पढ़ ले भाई, ये भी खरीद ले भाई, ये भी खरीद ले। नहीं, ये खरीद ले बस, काम हो जाएगा, इसको ढंग से पढ़ ले। ठीक है। कंबाइंड लेना है तो 999 का ले सकते हो, जिसमें सारी सब्जेक्ट मिल जाती हैं। टारगेट बैच लेना है, मैथ का लेना है 299, ये लाइव चल रहा है, 2 क्लास दिन में हो रही है। और 399 में मैथ रीजनिंग कॉम्बो मिल रहा है। मेहनत करो, सेलेक्ट होने के लिए पढ़ो, क्विक ट्रिक बाय साहिल सर एप्लीकेशन से जुड़ो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो। तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, ये सब आपको करना है। हमारी मेहनत को वैल्यू करनी है। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना है। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो में कौन से 4 टॉपिक होने चाहिए आप मुझे कमेंट कर देंगे। टेक केयर।